हेलो एवरीवन, आई एम दीवन। आई एम बैक अगेन विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जावा बेसिक्स के बारे में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम्हारा फटाफट कोर्स स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर टोटल 6 चैप्टर है। चैप्टर 1 व्हाट इज जावा एंड चैप्टर 6 इज व्हाट आर ऑपरेटर्स इन जावा। बीच के चैप्टर्स तुम देख लेना, पूरे कोर्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर जावा बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनका एक डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट करना मत भूलना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ऐसे कोर्स आते रहे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर कंडीशनल्स, लूप्स, फंक्शंस और भी थोड़ी बहुत चीजें बची है, उनको कवर करेंगे। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, ताकि नई नई वीडियो आती रहे। सो लेट्स रोल इन द कोर्स। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग जावा बेसिक सीरीज। आज करने वाले हैं चैप्टर 1 व्हाट इज जावा। जावा क्या है वो समझते हैं आज। चलो समझते हैं जावा क्या है। जिसको पता है वो भी देख लो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। तो समझते हैं जावा क्या है। जावा क्या है? जावा है हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है जावा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता उनके लिए एक एनालॉजी मेरे पास, बहुत अच्छी एनालॉजी है। देखो, ये एक बंदा है, ये कोई बंदा है। इन दोनों को अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना है, और थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए ए जो बोल रहा है वो बी को समझना पड़ेगा, और बी जो बोल रहा है वो ए को समझना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या चाहिएगा? ये कैसे करेंगे अपने थॉट्स एक्सचेंज? बहुत सारे लोग बोलेंगे माउथ। नहीं, माउथ तो चाहिएगा इसे बोलने के लिए, पर चाहिएगी लैंग्वेज। क्या चाहिएगी? लैंग्वेज चाहिएगी। तो जो लैंग्वेज चाहिएगी उसी से वो क्या कर पाएंगे? अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर पाएंगे। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? तुम्हारे पास कंप्यूटर है और तुम खुद हो। तुम्हारे पास कंप्यूटर है और तुम खुद हो। तो तुमको अगर अपने कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, कोई डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। तो तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसका यूज़ करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो तुम्हारा कंप्यूटर को क्या समझ आती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी तभी तो तुम उससे अपना काम करा पाओगे, डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करा पाओगे। तो ये क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इतना समझ आया? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता क्या एग्जैक्टली? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं? कोड करते हैं। उस लैंग्वेज का यूज़ करके क्या करते हैं? हम कोड करते हैं। कोड मतलब क्या? कोड मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब समझा देता हूँ तुमको मैं। एक बेसिक सा कोड लिखता हूँ, सूडो कोड। वैसे वो कोड नहीं है, पर तुम्हारे समझने के लिए सही है। तुम लिखो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है? तो ये तो पूरा क्या हो गया? हमारा कोड हो गया। पर जो हर एक लाइन है क्या हो गया? एक इंस्ट्रक्शन हो गया। हर एक लाइन क्या है? ये INST1 है, इंस्ट्रक्शन 1, ये इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। फिर तुम इसको क्या करते हो? इसको करते हो तुम एग्जीक्यूट, और तुमको तुम्हारा आउटपुट मिलता है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारा आउटपुट। आउटपुट क्या है? सी। अगर तुम आउटपुट की तरह लेते हो तो तुम्हें मिलेगा आउटपुट में 7। आउटपुट में क्या मिलेगा तुम्हें? 7। तो क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एक कोड करते हैं। उस कोड को फिर कोड के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली? कोड क्या होता है? कोड समझाया मैंने, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ये हर एक लाइन जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और ये ओवरऑल पूरा क्या है? कोड है। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है? सिंटेक्स। यहाँ पे मैं वाटर टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सिंटेक्स मतलब एक रूल जो हर एक लैंग्वेज फॉलो करे। रूल 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 एट द एंड सब कंप्यूटर से एक डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए बनी लैंग्वेज, पर हर एक लैंग्वेज को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, और हर एक लैंग्वेज में अलग अलग रूल्स होते हैं। उन ही रूल्स को हम कहते हैं सिंटेक्स। उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? सिंटेक्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी लैंग्वेज में होता है कि आप हर एक लाइन के बाद एक सेमी कॉलन लगाओ, किसी किसी में होता है नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जावा के अंदर आपको हर एक लाइन के बाद सेमी कॉलन लगाना है, और पाइथन में नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये सिंटेक्स दोनों का। इसका सिंटेक्स ये है कि तुम जब भी स्टेटमेंट लिख रहे हो तो सेमीकोलन होना चाहिए, तभी हम कोड को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट कर पाएंगे या कंपाइल कर पाएंगे। वैसे ही पाइथन के अंदर अगर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो दोनों के रूल्स अलग अलग है, और इन्हीं रूल्स के वजह से सिंटेक्स इशू आता है। अगर तुमने जावा के अंदर ये सेमीकोलन नहीं लगाया तो तुमको सिंटेक्स इशू आ सकता है। वैसे ही पाइथन के अंदर क्या होता है? सिंटेक्स। पाइथन के अंदर स्पेस होती है सिंटेक्स। पाइथन के अंदर क्या सिंटेक्स होता है? स्पेस। मतलब अगर तुम एक लूप बना रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो अगर तुमने वहाँ पे स्पेस दे दी तो हो सकता है वहाँ पे इशू आ जाए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस इंडेंटेशन से भी इशू आते हैं। इंडेंटेशन मतलब स्पेस। तुम जो स्पेस देते हो ना, फॉर एग्जांपल तुमने लिखा APPLE एप्पल, तो तुमने एप्पल के अंदर ए के बाद स्पेस दे दी, पी के बाद स्पेस दी, पी के बाद स्पेस दे दी, एल के बाद स्पेस दे दी और ई लिख दिया।
मतलब वही है, पर पाइथन के लिए वो चेंज हो गया है। वो उसका क्या है, इंडेंटेशन है। ए और पी के बीच में तुमने जो दिया है वो इंडेंटेशन है। पाइथन के अंदर सिंटेक्स के अंदर इंडेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो तुम वो सिंटेक्स समझा रहा हो, अभी पाइथन में मत जाओ, एक एग्जाम्पल के लिए बताया खाली, ठीक है। तो सिंटेक्स समझ आया, सिंटेक्स क्या होता है, तो ये सिंटेक्स हो गया। अब बात करते हैं कि जावा ही क्यों सीखे हम, वाई जावा, वाई ओनली जावा, मैं जावा ही क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, मैं जावा क्यों पढ़ा रहा हूँ पहले बता देता हूँ। देखो, हर कॉलेज सिलेबस में है, हर कॉलेज सिलेबस में है, हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए और इतनी इंपॉर्टेंट है। और 1995 में डेवलप हुई थी पर अभी तक फेमस है। 1995 में डेवलप हुई थी पर अभी तक पॉपुलर है। क्या है, अभी तक पॉपुलर है, तो इसलिए। और सिंपल है, सिंपल है मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, समझ लोगे, इजीली समझ लोगे। बस सिंटेक्स थोड़ा सा हेवी है, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी पर समझ जाओगे। हाई लेवल है, हाई लेवल मतलब रीडेबल है, ह्यूमन रीड कर सकते हैं, इंग्लिश रेजोनेट करती है, इंग्लिश ही है वैसे, तो रीडेबल है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जावा का, एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जावा का, जिसको बोलते हैं WORA, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार इसका कोड लिख दो और हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा, हर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। एक बार कोड लिख दो, हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने जावा का कोड लिखा, अब तुम चाहते हो विंडोज़ पे चला लूँ, नहीं, तुम चाहते हो कि मैं तो मैकबुक पे चला लूँ या मैक पे चला लूँ। अब तुम चाहते हो कि नहीं, मैं तो लिनक्स पे चलाऊँगा, मैं तो कहीं पे चलाऊँगा, मैं चलूँगा लिनक्स पे। तो तुमको बार बार कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक ही कोड फाइल को अलग अलग जगह चला सकते हो। तो ये होता है WORA प्रिंसिपल। ये किसकी वजह से होता है और कैसे होता है, तो उसके लिए हमको JDK, JRE और JVM को समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक और दो तीन बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज, जो हम कोड लिखते हैं जावा का, जो हम कोड लिखते हैं जावा का, एक फाइल के अंदर लिखते हैं, उस फाइल का एक्सटेंशन होता है, उस फाइल को नाम के बाद हमको डॉट जावा लिखना पड़ता है। इससे हमारा जो, जहाँ पे हम कोड करते हैं ना सॉफ्टवेयर में, जिस सॉफ्टवेयर में कोड करते हैं, वो समझता है कि अच्छा हम जावा में कोड कर रहे हैं, तो हमको सजेशंस दे पाता है कि कहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, ठीक है। जैसे डॉट जावा जो है वो क्या होता है, क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है। क्या होता है एक्सटेंशन, किसका, जावा का, जावा फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बताया मैंने सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं IDE। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे हम फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, उन फाइल के अंदर अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर अलग अलग फाइल्स बनाते हैं। उन फाइल्स का एक्सटेंशन, जो जावा की फाइल होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा होता है। मुझे लगता है अभी तुम्हें इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम समझ रहे हैं JDK, JRE एंड JVM। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 2 विच इज JDK, JRE एंड JVM, ठीक है। समझते हैं। तो सबसे पहले समझो JDK क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे हम JDK क्या होता है। JDK, पहले JDK का फुल फॉर्म देख लो, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है JRE और कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है अभी बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं JDK के अंदर क्या क्या होता है, JRE और कंपाइलर। और JRE के अंदर होता है JVM। क्या होता है, JVM। JVM क्या होता है वो भी आगे पढ़ते हैं, पहले JDK देखते हैं किसके काम का होता है। जो JDK होता है ना, ये होता है डेवलपर्स के लिए, जो कोड कर रहे हैं उनके लिए होता है, डेवलपर्स के लिए। जब भी हम हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर सेटअप करते हैं जावा का, तो हम डाउनलोड क्या करते हैं, हम डाउनलोड करते हैं JDK। तुमने सुना होगा नाम शायद, अगर पहले जावा पढ़ी है थोड़ी बहुत। हम डाउनलोड करते हैं ओपन JDK। यही किट के थ्रू हम डेवलपमेंट कर पाते हैं जावा के अंदर, ठीक है। अब जावा के अंदर, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर क्या क्या होता है, JRE और कंपाइलर। पहले समझते हैं कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर, जो तुमने कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। वो फॉर्मेट क्या होता है वो आगे बताऊंगा, क्योंकि वो लिंक्ड है JVM से। वो किससे लिंक्ड है, वो JVM से। तो तुम समझो कंपाइलर हमारे इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज को काय में कन्वर्ट करता है, थोड़ा सा लो लेवल की तरफ लेके जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद आता है JRE। JRE मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसकी भी फुल फॉर्म देख लो, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट।
ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हमारी जो जावा की एप्लीकेशन है ना, इस इन्वायरमेंट में क्या कर पाती है, रन कर पाती है। क्या कर पाती है, रन कर पाती है। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे जो हमने कोड लिखा है, जो हमने सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन बनाई है, उसको हम रन कर पाएँ। उसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब बात आती है JVM की। तो JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो जो JVM होता है ना, ये ही हमारे WORA प्रिंसिपल का मेन लीड प्ले करता है, यूँ समझ सकते हो। क्योंकि WOR जो प्रिंसिपल है ना, वो JVM की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से। क्यों हो पाता है, क्योंकि जब तुम अपने जावा फाइल को, डॉट जावा फाइल, अभी डॉट जावा फाइल क्या होती है, तुमने चैप्टर 1 में देखा होगा, डॉट जावा का एक्सटेंशन होता है। तो जो डॉट जावा फाइल होती है, उसको तुम क्या करते हो, कंपाइल करते हो। कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, जावा सी यूज़ करते हैं। जावा सी कमांड का यूज़ करते हैं हम, जिससे हम हमारी जावा फाइल को कंपाइल कर पाते हैं। कौन सी फाइल में, डॉट क्लास फाइल में। ये डॉट क्लास फाइल कौन सी होती है, बाइट कोड। कौन सा कोड होता है, बाइट कोड। ये बाइट कोड काय में कन्वर्ट होता है देन, मशीन लेवल में। और कौन करता है इसको, JVM। कौन करता है, JVM करता है। ठीक है, इतना समझ आया। ये मशीन लेवल कोड ही एग्जीक्यूट होता है और हमको आउटपुट मिलता है। आया समझ में। अभी एक बार और तुमको इसको क्लियर फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास डॉट जावा। क्या होता है, डॉट जावा। लेट्स सी क्या होता है, हमारे पास होता है भाई डॉट जावा। ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आती है डॉट क्लास फाइल। क्या आती है हमारे पास, डॉट क्लास फाइल। देखो प्रॉपर लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आती है, डॉट क्लास फाइल आती है। कौन करता है डॉट क्लास फाइल, वो करता है कंपाइलर। कंपाइलर कौन सा कमांड यूज़ करते हैं मेनली, हम उसको बताने के लिए हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, जावासी। जावासी और फाइल नेम क्या यूज़ करते हैं, जावासी फाइल नेम। इसका कोड मैं तुम्हें आगे बताऊंगा लाइव कोड करके। ठीक है, तो ये होती है हमारी डॉट क्लास में कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ये डॉट क्लास मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, JVM। JVM। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हर एक सिस्टम में कैसे वर्क करती है ये चीज़, मतलब विंडोज़ में भी वर्क कर रहा है, मैक में भी वर्क कर रहा है, देन लिनक्स में भी सेम कोड वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो डॉट जावा फाइल है, डॉट क्लास में कन्वर्ट हुई। ठीक है, अभी डॉट क्लास जो है ना, ये तीनों विंडोज़ के JVM तीनों सिस्टम के JVM समझ पाएंगे। विंडोज़, लिनक्स और मैक, तीनों का मशीन लेवल कोड डिफरेंट है। तीनों मशीन्स अलग अलग है, तीनों सिस्टम का मशीन लेवल कोड अलग अलग है। पर जो डॉट क्लास फाइल है वो तो सबके लिए सेम होने वाली है। पर तीनों का JVM इस तरह से कॉन्फ़िगर है कि विंडोज़ के लिए JVM क्लास को एक्सेप्ट करेगा और विंडोज़ के मशीन लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। लिनक्स भी उस क्लास को समझ के उसके ही इक्वल मशीन लैंग्वेज को जनरेट करेगा, और सेम गोज़ विथ मैक। क्या कि डॉट क्लास जो फाइल है, बाइट कोड है, उसको लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए JVM जो है वो उसको प्रॉपरली समझ के मैक के मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले किसने किया, JVM ने। ठीक है, क्योंकि तीनों के JVM को ये डॉट क्लास फाइल समझ आई और तीनों ने अपने अपने हिसाब से उसके लिए उसका पैरेलल मशीन कोड जनरेट कर दिया। मशीन लेवल कोड जनरेट कर दिया। तो ये है हमारे JDK, JRE और JVM। लेट्स मूव टू आवर चैप्टर 3। which is structure of Java program. Before moving forward to the chapter 3, I am thinking to explain you about JDK and JVM through a practical IDE demonstration. So let's move towards it. तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अपना YouTube YT नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है IDE के अंदर। अभी तुम इसकी टेंशन मत लो कि कैसे क्या चीज़ें काम कर रही है। अभी तुम समझो कि JDK, JRE और JVM से कैसे फाइल्स क्रिएट हो रही है और कैसे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ। लेट्स से फोल्डर नहीं बनाते, सीधा फाइल बनाते हैं। हेलो, मैंने जैसे कि बताया एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। हेलो डॉट जावा, जैसे इसको मैंने क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख रहा हूँ, तुम देखो ध्यान से। पहले एक बनाते हैं हम क्लास, देन हम बनाएंगे एक मेन फंक्शन,
ओके, देन अब यहाँ पे लिखता हूँ अपना कोड एक हेलो फंक्शन के लिए, सॉरी हेलो वर्ल्ड के लिए, ठीक है। ये मेरा कोड है, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे फाइल्स जनरेट होती है, कैसे कंपाइलर कंपाइल करता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है और कैसे आउटपुट आता है। तो देखो, अब मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कमांड लिख के इस फाइल को कंपाइल करूँगा। मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया था कंपाइल कराने के लिए फाइल को हम यूज़ करते हैं जावा सी। इसके बाद लिखेंगे हम फाइल का नाम और एक्सटेंशन हेलो डॉट जावा। जैसे ही मैं ये चीज़ करूँगा, तुम इधर ये जो साइड में पैनल है, साइड बार है, इसके अंदर देखना क्या होता है। जैसे मैं इंटर करता हूँ, तुम देखोगे यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल बन गई है। कैसे बनी है? जैसे ही हमने कंपाइल किया, हमको क्या कौन सी क्लास मिली है? डॉट क्लास मिली है, हेलो डॉट क्लास। इसी फाइल का बाइट कोड है ये। कौन सा कोड है? बाइट कोड। अगर तुमने JRE JVM और JDK नहीं देखा तो पिछले चैप्टर में जाकर उसको चेकआउट जरूर करो। डॉट क्लास क्या है? कंपाइल्ड वर्जन ऑफ डॉट जावा। अब इस चीज़ को रन कराना है। किस चीज़ को? कंपाइल्ड कोड को हमको क्या कराना है? रन कराना है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावा और फाइल का नाम जावा। फाइल का नाम क्या है? हेलो डॉट जावा, या फिर सीधा हेलो लिख दोगे तो भी हो चुका है। तो क्या हुआ? जावा से हमने कंपाइल करा के कौन सा कोड देखा? ये जो कंपाइल्ड बाइट कोड है, ये कौन सा कोड है? बाइट कोड। फिर जेडीके नहीं, JVM जावा वर्चुअल मशीन इसको अपने कॉरस्पॉन्डिंग मशीन के अकॉर्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इतना समझ आया? तो जावा से हमने क्या करा? कोड को कंपाइल, और जावा से हमने इस फाइल को रन करा। आया समझ में? अब बात करेंगे हम चैप्टर 3 के बारे में। चलो चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जावा प्रोग्राम का, फिर तुम्हें उस प्रॉपर कोड को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। ये फाइल हमारी हेलो डॉट जावा। अब मैं इसका कोड लिख रहा हूँ। पब्लिक क्लास, फाइल का नाम क्या है? हेलो, ब्रैकेट ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, देन आता है हमारा स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पे हमारे सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो भी कोड करेंगे वो सारा इसके अंदर आएगा, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसको अगर समझ लोगे तो सारी जावा फाइल्स के अंदर यही फॉलो होता है कोड लिखने के पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्लास की। क्या है क्लास? एक कंटेनर है जिसके अंदर हम जावा का कोड रखते हैं। कंटेनर है जिसके अंदर हम जावा का कोड रखते हैं। तो जो हर प्रोग्राम हम लिखेंगे वो हमेशा एक क्लास के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? हर प्रोग्राम, एवरी प्रोग्राम जो हम लिखेंगे ना, वो किसके अंदर होगा? वो एक क्लास के अंदर होगा। ठीक है भाई, उस क्लास का नाम क्या होगा? ये जो क्लास का नाम दिया, ये क्या नाम है? फाइल का नेम। फाइल का नाम क्या? हेलो डॉट जावा। इसलिए जो हम क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास, उसका नाम भी क्या होगा? हेलो होगा। जो भी नाम रखेंगे वो नाम होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे समझ सकते हो क्लास को एक कंटेनर जिसके अंदर हम जावा का प्रोग्राम, हमेशा जावा का प्रोग्राम एक क्लास के अंदर ही लिखेंगे। अगर तुमको क्लास को डेप्थ में समझना है, ऑब्जेक्ट को डेप्थ में समझना है, तो वो सब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। टाइम में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उप्स बोलते हैं उसको, है ना। तो जो उप्स होता है उसके लिए हम अलग सीरीज बनाएंगे कभी टाइम मिला तो। पर अभी के लिए हम इसको इतना समझ रहे हैं कि हम DSA के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम समझ पाए कि अच्छा क्लास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक एक तरह का एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर एक तरह का क्या? एक्सेस मॉडिफायर ही है। एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या? इसका मतलब कि कौन सी क्लास या मेथड इसको एक्सेस कर पाएगी, कौन इसको एक्सेस कर पाएगा, कौन सी मेथड इसको एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इंस्टाग्राम देखा होगा। इंस्टाग्राम के अंदर तुम्हारा अकाउंट होता है या तो प्राइवेट या तो पब्लिक। पब्लिक मतलब क्या? कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट मतलब क्या? जिनको तुम चाहते हो वही एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक से समझ आ रहा है कि ठीक है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है इजीली। ठीक है, हर कोई इजीली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टैटिक। पब्लिक समझ आया? एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब इसको इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्लास मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। हेलो क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि फाइल का नाम क्या था? हमारी हेलो था। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। पब्लिक, भाई ये भी पब्लिक है। क्यों पब्लिक है? ये दोनों चीज़ें पब्लिक क्यों है? क्योंकि जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो JVM में जावा वर्चुअल मशीन, ये कैसे एक्सेस करेगी इनको? जब अगर ये पब्लिक नहीं होंगे तो उसको एक्सेस कैसे कर पाएगी JVM? तो इनको एक्सेस करने के लिए हमने इनको क्या दिया है?
पब्लिक दिया है। क्या दिया है? पब्लिक दिया है, तो वो इजीली एक्सेस कर पाए, क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है ना कोड का, कोड हमेशा एग्जीक्यूट मेन फंक्शन से होता है। जो हमने मेन फंक्शन बनाया ना, यहाँ से ही JVM आता है और यहाँ से एग्जीक्यूशन क्या करता है? चालू करता है, एंट्री पॉइंट है। तो चलो बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक क्या होता है? तो देखो स्टैटिक क्या होता है, किसी भी मेथड को अगर एक्सेस करना होता है ना, नॉर्मल मेथड को, कोई भी नॉर्मल मेथड है, मेथड मतलब एक तरह समझ सकते हो जिसके आगे जैसे करली ब्रैकेट्स हो, उसको हमको कॉल करना है। तो किसी भी मेथड को अगर तुमको एक्सेस करना होता है ना, तो तुमको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तभी तुम उस क्लास की उस मेथड को एक्सेस कर पाओगे। विदाउट ऑब्जेक्ट तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो स्टैटिक क्या अलाउ करता है? स्टैटिक अलाउ करता है कि जो स्टैटिक है ये अलाउ करता है कि जो हमारी मेथड है वो उस क्लास से रिलेट करती है। कौन सी क्लास? जो हमने क्लास बनाई ना हेलो, उससे क्या करती है? बिलोंग करती है। जो स्टैटिक मेथड बनाई है, सॉरी मेन मेथड बनाई है, वो स्टैटिक है, मतलब वो जो मेन मेथड है वो किससे बिलोंग करती है? वो क्लास खुद से बिलोंग करती है, खुद की क्लास से बिलोंग करती है। क्योंकि नॉर्मल जो मेथड होती है उनके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और स्टैटिक अगर मेथड है तो मतलब आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऐसा क्यों करा है? स्टैटिक क्यों करा है? क्योंकि जो JVM होता है वो जब रन होता है तब उसको उस मेथड का कोई ऑब्जेक्ट दिखता नहीं, तो मेथड का ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन? और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉल कैसे करेंगे उसको, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? इसलिए स्टैटिक क्या करता है? उसको डायरेक्टली किससे बिलोंग करा देता है? उसकी क्लास इटसेल्फ से, ताकि मेन फंक्शन विदाउट एनी इशू क्या हो पाए? एग्जीक्यूट हो पाए। स्टैटिक कैसे समझ सकते हो? स्टैटिक अलाउ करता है मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए, अलाउ करता है मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए विदाउट ऑब्जेक्ट को बनाए। ठीक है, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और अगर नहीं आया तो इतना समझ सकते हो स्टैटिक से कि स्टैटिक के अंदर स्टैटिक मेथड जो भी होती है उसको विदाउट ऑब्जेक्ट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट। इसीलिए वो किससे रिलेट करती है? क्लास इटसेल्फ। क्लास इटसेल्फ, क्लास इटसेल्फ मतलब जो हमने ये मेन मेथड बनी है किससे रिलेट कर रही है? ये हेलो से रिलेट कर रही है। इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वॉइड, वॉइड क्या है? डेटा टाइप है। वॉइड क्या है? डेटा टाइप है। ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब जब ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई बाहर जाए, क्योंकि ये और कहीं कॉल नहीं हो रहा है, JVM खुद कॉल कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से रिटर्न 0 करा, तो हम रिटर्न 0, यहाँ से रिटर्न कोई नंबर या कोई वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने क्या दे रखा है? रिटर्न टाइप वॉइड। मतलब हमको यहाँ मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। मतलब जो भी टास्क परफॉर्म करोगे ना, बस यहाँ परफॉर्म करके रख लो, तुमको आगे भेजने की जरूरत नहीं है। वॉइड मतलब ये होता है। मेन, मेन क्या है? मेथड का नेम है, मेथड का नेम है, और यहाँ से ही आपका एग्जीक्यूशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है, इसको आगे पढ़ने वाले डेटा टाइप को। और ARGS क्या है? ARGS क्या है? तो देखो ARGS जो है ना, कमांड लाइन जो है, कमांड लाइन जो ARGS है ना, वो कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए, कमांड लाइन से इनपुट लेने की, कोई आर्ग्यूमेंट पास करा तुमने कमांड लाइन से, कैसे पास करते हैं आर्ग्यूमेंट आप कमांड लाइन से? कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट कैसे पास करोगे? फॉर एग्जांपल तुमने कॉल करा, फाइल का नाम लिखा और यहाँ पे तुमने कुछ पास करा डेटा, तो जो डेटा है ना वो आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में किसके पास चला जाएगा? इस ARGS एरे के अंदर चला जाएगा, और फिर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो एक कमांड लाइन से अगर कोई डेटा देना हो, तो आर्ग्यूमेंट देने हो, तो यहाँ पे आ जाएंगे। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप, आगे पढ़ेंगे। मेन मेथड का नाम है। वॉइड रिटर्न टाइप है, मतलब हमको मेन फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, कुछ भी वापस नहीं देना है। स्टैटिक जो है, स्टैटिक क्या, स्टैटिक किस चीज़ के लिए काम आता है? स्टैटिक मतलब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं इस मेथड को कॉल करने के लिए। इस मेथड को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको स्टैटिक दिया ताकि JVM डायरेक्टली उसको क्या कर पाए? एग्जीक्यूट कर पाए। पब्लिक क्या है? पब्लिक क्या? एक्सेसिबल है, इजीली JVM एक्सेस कर पाएगा इसको। और एंट्री पॉइंट क्या है? मेन एंट्री पॉइंट है। ये पब्लिक क्यों? ताकि इस हेलो क्लास के अंदर जाके हम मेन को एक्सेस कर पाए। क्लास क्या है? कंटेनर है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं हमेशा। पब्लिक क्या? वही एक्सेसिबिलिटी, कोई भी एक्सेस कर सकता है, ओपन डोर्स है। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर है, बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पर अभी हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के लिए, उतना समझने के लिए इतना काफ़ी है। DSA जितना हमको बेसिक्स करने हैं, DSA के अंदर कोड लिखना है, तो इतना समझ लोगे तो हमारे लिए काफ़ी, तुम इजीली आगे DSA के क्वेश्चंस को समझ पाओगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो चुका है हमारा जावा प्रोग्राम का। नेक्स्ट चैप्टर में बात कर रहे हैं हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में। सो लेट्स मूव टुवर्ड द चैप्टर 4। हेलो एवरीवन, वी आर नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर 4 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आओ समझते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे जावा बेसिक सीरीज का। ये समझ जाओगे तो मैक्सिमम चीज़ें तुमको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है।
पहले बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स को कैसे समझे। तो एक बहुत अच्छी एनालॉजी से समझा सकता हूँ। तो देखो एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा रखता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हारी एज 18 और इस बॉक्स को नेम दे दिया एज। तो ये बॉक्स क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया। बॉक्स क्या हो गया, वेरिएबल। ये जो 18 है हो गया बॉक्स के अंदर का डेटा, और जो एज ये वेरिएबल का नेम हो गया है, वेरिएबल का नेम हो गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एक पूरा वेरिएबल का एनालॉजी होता है। तो अगर तुम कोई डेटा स्टोर कर रहे हो तो तुम काय के अंदर स्टोर करते हो, एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन के ऊपर डेटा रखा है हमने। मेमोरी लोकेशन है मेमोरी के अंदर, मेमोरी लोकेशन है मेमोरी के अंदर, जहाँ पे हमने क्या रखा है, बोले डेटा रखा है। उसको एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल का नेम। अब बताता हूँ वेरिएबल कहाँ यूज़ हुआ। तुमने भी, हमने जो पिछली बार एग्जाम्पल्स देखे उन सब में हमने वेरिएबल्स का यूज़ किया। जो एग्जाम्पल था ए इज इक्वल्स टू 6, तो हम क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू 6 का मतलब एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर उस मेमोरी लोकेशन में हमने डेटा क्या स्टोर कराया है, बोले डेटा स्टोर कराया है 6। उस वेरिएबल का नाम क्या रखा है, बोले ए रखा है। तो ए के अंदर क्या स्टोर हो गया है, बोले 6 स्टोर हो गया है। बी बनाया तो बी भी एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल का नाम क्या है, बी है। उसके अंदर तुमने 3 स्टोर कराया, 3 स्टोर करा। फिर हमने एक और लोकेशन बनाई सी, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हुआ क्या हुआ, 6 + 3 9, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। फिर हमने क्या करा, आउटपुट सी, हमने आउटपुट क्या कराया, सी कराया। तो हमको आउटपुट में क्या मिला, इस वैल्यू मिली इस वेरिएबल के नेम से। क्या आउटपुट मिला, बोले 9 मिला। तो ये क्या है, ये है वेरिएबल, एक मेमोरी लोकेशन जिस पे हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल का नेम यूज़ करते हैं। वही क्या होता है, बोले वही वेरिएबल होता है। एक बार और बता देता हूँ, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। और उस डेटा को जब फ्यूचर में हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं, वेरिएबल के नेम से एक्सेस करते हैं। एग्जैक्टली वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन ही है। मेमोरी लोकेशन क्या, तो जैसे तुमने देखा होगा ये मेमोरी है, इसके अंदर अलग अलग लोकेशंस है। अलग अलग क्या है, लोकेशन है। एक लोकेशन, 2 लोकेशन और 3 लोकेशन, हो गए अलग अलग लोकेशन। ठीक है, अब तुमने क्या करा, एक लोकेशन पे तुमने स्टोर करा दिया फॉर एग्जांपल 9, इसको नाम दे दिया ए। एक पे 8 बी, फिर सी पे तुमने ए प्लस बी यानी 9 + 8 करा दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे हम क्या रख रहे हैं, डेटा रख रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब यूज़ हो तो हम इन वेरिएबल के नेम से इन डेटा को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। आया समझ में, यही चीज़ क्या होती है, हमारी वेरिएबल होती है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल के अंदर डेटा कुछ भी रख सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल ए के अंदर मैंने रख दिया 6, बी के अंदर मुझे मेरा नाम रखना है दिव्य, तो क्या मैं रख सकता हूँ। क्या मैं सी के अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू रख सकता हूँ, क्या मैं इसके अंदर कोई वैल्यू लाइक कुछ भी एक स्पेशल सिंबल्स रख सकता हूँ। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। तो देखो डेटा तो कई प्रकार का होता है, डेटा कई प्रकार का होता है, बहुत अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। नंबर फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग, स्पेलिंग्स। स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होता है, और अभी हम बात करेंगे मेनली 2 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में। 2 कैटेगरी क्या क्या है, पहली कैटेगरी है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव, और एक है नॉन प्रिमिटिव। तो अब अभी हम प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप करेंगे, बात कौन कौन से डेटा टाइप की करेंगे। तो हम बात करेंगे इंट की, लॉन्ग की, फ्लोट की, डबल की, कैरेक्टर की, और नॉन प्रिमिटिव में बात करेंगे एरे की, और एरे की और स्ट्रिंग की। जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, एक्चुअल डेटा स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा। और ये क्या स्टोर करता है, रेफरेंस। क्या स्टोर करते हैं, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या स्टोर करता है, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी ये लोड मतलब रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी हम समझते हैं कि इस डेटा टाइप का मतलब क्या है, इस डेटा टाइप का काम क्या है, वो समझो। थ्योरी पे ज़्यादा मत जाओ, थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई पूछे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप तो तुम बता पाओ कि एरे, स्ट्रिंग, और प्रिमिटिव मतलब इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। आसानी से समझाऊँ तो प्रिमिटिव बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा टाइप, बेसिक फॉर्म, फंडामेंटल फॉर्म, और फिर इस बेसिक फॉर्म का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। कैसे बनाते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखो प्रिमिटिव में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटीजर की, INT की। काय की बात कर रहे हैं,
इंटीजर की। तो होता क्या है, जब भी तुम वेरिएबल बनाते हो ना तो तुमको पहले बताना पड़ता है कि डेटा टाइप क्या है, कौन से टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हो, कौन से टाइप ऑफ डेटा को उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेमोरी लोकेशन है और तुमने बोल दिया मैं यहाँ पे नंबर स्टोर करूंगा, तो नंबर क्या, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या स्टोर कर पाओगे तुम, होल नंबर, लाइक 1 2 3 4, होल नंबर मतलब इंटीजर्स तो पढ़े होंगे बचपन में। होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है, वो वाले होल नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं इंटीजर्स बोल रहा हूँ। लाइक पूरे पूरे नंबर जो है ना, पॉइंट वाले नहीं, पूरे नंबर 0 1 2 -1 -2, ये जो होल नंबर फुल नंबर जो है इनमें पॉइंट पॉइंट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज, इनको स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब स्टोर कर सकते हो। इंटीजर जो पढ़े ना तुमने बचपन में या 6 7 8 में, वह इंटीजर, इंट मतलब वही होता है। इंट लिखा, वेरिएबल का नाम दिया एज, तुमने स्टोर करा दिया 18। इसका मतलब क्या है कि तुमने तुम्हारे वेरिएबल का नाम क्या रखा, एज। तुम किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे इसके अंदर, बोले इंटीजर टाइप का, एक नंबर होगा जो नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मैंने क्या स्टोर करा दिया, बोले 18 स्टोर करा दिया। तो डेटा टाइप पहले ही बता देता है, डेटा टाइप पहले ही एक्सप्लिसिटली बता देता है कि हम क्या स्टोर करने वाले हैं, एज स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, डेटा टाइप पहले ही बता देता है कि हम क्या स्टोर करने वाले, क्या स्टोर करने वाले हैं, इंटीजर स्टोर करने वाले। इंटीजर क्या इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज, जीरो, इनकी भी रेंज होती है। अभी रेंज की बात नहीं करेंगे, इतनी रेंज में भी हमारा काम है नहीं। ठीक है, नाउ इंटीजर समझ आ गया। अब बात करते हैं फ्लोट की। पहले लोगों को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं किसको, किसको समझेंगे पहले, फ्लोट को। फ्लोट मतलब क्या, डेसिमल वैल्यूज, 3.14 पाई की वैल्यू, इसको स्टोर कराना है तो तुम इसको इंटीजर के अंदर अगर स्टोर कराओगे ना तो खाली 3 स्टोर करा सकते हो, 0.14 स्टोर नहीं होगा। तो ये डेसिमल वैल्यूज जो है इसको स्टोर कराने के लिए लगता है क्या, फ्लोट। वैसे डबल भी होता है, डबल क्यों होता है वो आगे बताता हूँ, पहले फ्लोट के बारे में बात करते हैं। फ्लोट का काय के लिए यूज होता है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो कैसे स्टोर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेरिएबल का नाम है पाई, पी आई या पी आई ई पाई, पी आई होता है, ई नहीं होता है, पी आई पाई 3.14। डेटा टाइप बताओ, डेटा टाइप क्या है, बोले फ्लोट है, पॉइंट वाली वैल्यू मतलब क्या है, फ्लोट है, फ्लोट है। ठीक है, और जब तुम डेसिमल वैल्यू फ्लोट के लिए लिखते हो ना तो तुमको आखिरी में एफ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एफ लगाना पड़ता है, फिर सेमीकोलन। तो तुमने क्या करा एग्जैक्टली, तुमने कुछ नहीं करा। तुमने क्या करा, तुमने एक मेमोरी लोकेशन ली, इसको बता दिया कि अच्छा मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर करूंगा, और तुमने इसके अंदर 3.14 रख दिया और फ्लोट लिख दिया। फ्लोट नहीं, क्या नाम है तुम्हारे डेटा वेरिएबल नेम का, पी आई पाई। ठीक है, समझ आया फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट, डबल। डबल क्या, प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू। तुमने लिख दिया 3.141414141414। ठीक है, तो होता है क्या, फ्लोट एक एक पर्टिकुलर रेंज तक ही उसको रख सकता है। उसके बाद का अगर तुमको और प्रिसाइजली जाना है तो तुमको डबल का यूज़ करना है। मतलब डेसिमल को और प्रिसाइज अगर रखना है, बहुत बड़ी वैल्यू है डेसिमल के बाद, प्रिसाइजनेस के लिए तुम डबल का यूज़ कर सकते हो। वैसे ऐसे लिखते हो डबल, डबल ऐसे लिखना पड़ा, डबल, फिर पाई, तुम लिख दिया 3.1414, और क्या लिख सकते हो इसके आगे तुम, और डेसिमल वैल्यू लगा दो 141414। इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखते रहो डबल का यूज़ करके, कोई एफ या कोई डी लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली फ्लोट में एफ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, डबल। अब बात करते हैं कैर के बारे में। कैर किसके बारे में, कैर के बारे में, CHAR, ये जो है ना। इसके बाद एक और डेटा टाइप है, वो है बुलियन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं कैर का, C स्मॉल है, HR कैर, कैरेक्टर, कैर मतलब कैरेक्टर। सारे कैरेक्टर जो तुमको लिखना है, स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सिंगल क्वाट्स के अंदर लिखना है, सिंगल क्वाट्स के अंदर। कैसे, कैर, कैर के अंदर लिख दिया हमने फॉर एग्जांपल ए, और हमने स्टोर क्या करा दिया, सिंगल क्वाट के अंदर ए। सिंगल क्वाट मतलब ये वाला क्वाट, सिंगल क्वाट। कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो खाली एक, एक कैरेक्टर। तुम चाहो तो स्पेशल भी स्टोर करा सकते हो। कैसे स्पेशल, ठीक है, तो तुमको सिंगल क्वाट के अंदर हमेशा कैरेक्टर को डिक्लेयर करना है, और ये हमेशा सिंगल ही होगा, मतलब एक ही वैल्यू होगी, वन वैल्यू। तुम पूरा नाम नहीं लिख सकते हो कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, एक कैरेक्टर ही स्टोर करा सकते हो। ठीक है भाई,
नेक्स्ट बात करते हैं बुलियन की। किसकी बात करते हैं? बुलियन की। बुलियन मतलब क्या? या तो हाँ या तो ना। जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो? अगर तुमने हाँ बोला तो क्या ट्रू, और अगर ना बोला मतलब फॉल्स। यहाँ पे काई में बात हो रही है, कौन से डेटा टाइप में बात हो रही है? ट्रू फॉल्स में बात हो रही है, तो बुलियन का यूज होगा। कैसे होगा? बुलियन की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो तुम क्या लिखोगे? बुलियन इज हैप्पी। मैं पूछ रहा हूँ तुम, क्या तुम खुश हो? इज हैप्पी तो तुम हाँ हूँ, तो तुम क्या लिखोगे? ट्रू। तो ये कौन सा डेटा टाइप है? अगर ट्रू फॉल्स है तो कौन सा डेटा टाइप है? बुलियन है। कौन सा डेटा टाइप है? बुलियन है। आया समझ में क्या होता है बुलियन? ये बुलियन होता है। ठीक है, तो ये बुलियन होता है। अब एक और डेटा टाइप बचा, कौन सा बचा देख लेते हैं पहले। कौन सा डेटा टाइप बचा? देखो कहाँ है हमारा डेटा टाइप, ये है। तो देखो, बुलियन ट्रू फॉल्स, बुलियन ट्रू फॉल्स बात हुई अभी। कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर बुलियन, कैरेक्टर डबल हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, बचा लॉन्ग। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हारी एज है तो इंटीजर के अंदर स्टोर करा लोगे, या तुम्हारा मार्क्स है इंटीजर के अंदर स्टोर करा लोगे, या फिर फॉर एग्जांपल क्लास रोल नंबर है, इंटीजर में स्टोर करा लोगे। पर अगर अर्थ से सन की डिस्टेंस है, अर्थ से सन की डिस्टेंस एक कम यूनिट में है, बहुत ज़्यादा है वैसे, पर अगर एक छोटी यूनिट के अंदर स्टोर कराएं तो एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा, बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। उसको इंटीजर के अंदर तुम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर की एक रेंज होती है, एक रेंज होती है। वो रेंज बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तुम्हारे नंबर्स 8 9 से ज़्यादा क्रॉस हो जाते हैं, 8 या 9 नंबर से ज़्यादा क्रॉस हो जाते हैं, तो तुमको फिर इंटीजर छोटा लगेगा, इंटीजर छोटा लगेगा। तो उसके लिए तुमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? लॉन्ग का। लॉन्ग के अंदर तुम एक बहुत बड़ी वैल्यू को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन है तो इसके अंदर तुम फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 स्टोर करा के एल लिख दो आखिरी में, तो तुम लॉन्ग के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। पर इसको इंटीजर में स्टोर, इसको इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए लॉन्ग का यूज करना पड़ता है। इंटीजर का बड़ा भाई लॉन्ग, ठीक है, और फ्लोट का बड़ा भाई डबल, फ्लोट का बड़ा भाई डबल। कैरेक्टर का बड़ा भाई नॉन प्रिमिटिव है, अभी आगे बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। और हमने पढ़ा बुलियन, बुलियन का भी कोई बड़ा भाई नहीं है। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ आ गया मेरे हिसाब से। अब इसके आगे प्रिमिटिव डेटा टाइप समझने की जरूरत नहीं है, इसका कोड बताऊंगा अभी मैं नॉन प्रिमिटिव को समझने के बाद, नॉन प्रिमिटिव को समझने के बाद, ठीक है। अब दो डेटा टाइप है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, जो इन प्रिमिटिव से मिलके बने हैं, प्रिमिटिव से मिलके बने। पहले बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग एक अच्छा टॉपिक है और फटाफट समझ जाओगे, ठीक है। अब तुमको मेरा नाम स्टोर करना है तो तुम कैरेक्टर तो स्टोर करोगे नहीं, पहले डी करा, आई करा, वी करा, नहीं नहीं नहीं, हमको पूरा नाम चाहिए, DIVY। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, लिखो डेटा टाइप का नाम स्ट्रिंग, फिर लिखो नेम, जो भी तुम्हारे नाम देना चाहते हो वेरिएबल को, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, इक्वल्स टू क्या वैल्यू देनी है? डबल क्वाट्स लगाओ, दिव्य। स्ट्रिंग हमेशा डबल क्वाट्स के अंदर होती है और कैरेक्टर हमेशा सिंगल क्वाट्स के अंदर होते हैं। आया समझ में? अगर डी स्टोर कराना है तो सिंगल क्वाट, और अगर पूरा नेम कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ सॉरी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो तुमको डबल क्वाट्स लगा के पूरा तुम्हारा डेटा लिख के डबल क्वाट्स के अंदर क्लोज करना है। अब एक डाउट, अगर मैं एक नंबर को डबल क्वाट्स के अंदर क्लोज कर दूं तो ये क्या स्ट्रिंग है? हाँ बिल्कुल ये स्ट्रिंग है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। अगर तुमने ट्रू को भी डबल क्वाट्स के अंदर रैप अप कर दिया तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। कोई भी चीज़ जो डबल क्वाट्स के अंदर है वो क्या है? स्ट्रिंग है। आया समझ में? स्ट्रिंग समझ आई? इतना काफ़ी समझने के लिए स्ट्रिंग को, ठीक है। अब बात करते हैं एरे की। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा का मतलब क्या भैया? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा का मतलब क्या? तुम चाहते हो कि भाई मुझे तो मेरा मार्क्स सारे एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है मेरे को। मेरे साइंस के, मैथ्स के, सबके मार्क्स एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हैं। मेरे को अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने, मुझे अलग अलग इंटीजर्स नहीं बनाने। तो देखो, अगर तुम इसको प्रिमिटिव से करते हो, इंट मैथ्स इज इक्वल्स टू 40 आउट ऑफ 50,
इंट इंग्लिश इज इक्वल्स टू 45 आउट ऑफ 50. इंट हिंदी इज इक्वल्स टू 42 आउट ऑफ 50. इंट कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 50 आउट ऑफ 50. हाँ यार, कंप्यूटर में तो मिलने चाहिए मार्क्स. और इंट क्या बच गया, सोशल साइंस, जो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, उसमें मुझे मिला 45 आउट ऑफ 50. ठीक है भाई. अब इन सब के लिए अलग अलग इंटीजर बनाया, फिर अलग अलग इनको आउटपुट में दो, तो कितना मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर. इंटीजर में क्या होता है कि तुम 40, 45, 42, 50 और 45 इनको एक ही वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हो, जिसका नाम है मार्क्स. मैंने इस एरे का नाम क्या दे दिया, इस एरे का नाम क्या दे दिया, मार्क्स. आया समझ में. एरे क्या होता है, मतलब एक ही लोकेशन, एक ही वेरिएबल नेम से इन सबको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. तो ये क्या है, ये है एरे. एरे के अंदर हम सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं. भाई डेटा सारा सेम है, ये सब इंटीजर ही है. एक ही टाइप ऑफ डेटा को हमने स्टोर करा है एरे के अंदर. ठीक है. तो इसको और अच्छे समझने के लिए तुम एरे के ऊपर प्रॉपर ये देख सकते हो. एक और एग्जांपल, ये एक एरे है, इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज स्टोर करिए, लाइक 42, 45, 46, 47, 40. इसको बनाते कैसे, पहले ये देखो. पहले पहले तुमको क्या देना है, तुम्हारे टाइप ऑफ डेटा, तुम्हारा डेटा का टाइप क्या है, बोले इंटीजर है. वेरिएबल का नाम क्या है, बोले मार्क्स है. अब तुमको देना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. ये बता रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं. अब उसके अंदर स्टोर कराने के लिए इक्वल्स टू और करली ब्रैकेट्स ओपन करके इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, जितना स्टोर करना चाहो. फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोर कर दिया 42, 45, 46, 47, 48. ठीक है भाई. अब मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ये 42 चाहिए. कैसे लूँगा इसको मैं, चलो मैं मार्क्स को प्रिंट कराया, तो मार्क्स को जिसे मैं प्रिंट करूँगा ना, तो मेरे पास एक अजीब सी वैल्यू आ जाएगी, जो ये डेटा होगा ही नहीं. वो मेमोरी लोकेशन आ जाएगी मेरे पास. मेरे पास क्या आ जाएगा, मेमोरी लोकेशन. तो अगर मुझे सिर्फ ये वैल्यू एक्सेस करनी है अलग अलग, तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए यूज़ होती है इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है. सेकंड वैल्यू कौन से इंडेक्स पे, बोले 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे. ठीक है. अगर तुमको फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम क्या है, मार्क्स. उसके बाद कौन से इंडेक्स पे, ये कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट वाला 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो 0 इंडेक्स है, तो तुम लिखोगे मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स कौन सा है 0 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो तुमने कौन सी वैल्यू को एक्सेस कर लिया, 42 को एक्सेस कर लिया. कौन सी वैल्यू को एक्सेस कर लिया, 42 को एक्सेस कर लिया. अगर तुमको ये वैल्यू को एक्सेस करना है तो 0, 1, 2, 3, 4, तो हम लिख देंगे मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और 4. इस तरह से क्या काम करता है, हमारा एरे काम करता है. हो सकता हो थोड़ा समझ आया, हो सकता हो पूरा समझ आया हो. अगर नहीं भी आया हो समझ, तो अभी तुमको मैं कोड डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, उसको देखो और फिर बताओ तुमको कितना समझ आया है. और इस कोड डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम बढ़ेंगे चैप्टर 5 की तरफ, जो कि है इनपुट एंड आउटपुट. वो भी सीधा कोड डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में तुमको अपने IDE के अंदर ही समझाने वाला हूँ. ठीक है. तो चलते हैं हमारे कोड डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ. लेट्स गो. सो अब हम करने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स का कोड डेमोन्स्ट्रेशन, और साथ साथ में इनपुट और आउटपुट को भी समझेंगे. इसी के साथ चैप्टर 4 और 5 दोनों साथ में कर रहे हैं. कोड के थ्रू कोई थ्योरी नहीं समझाने वाला हूँ इसके अंदर में. चैप्टर 4 की थ्योरी हो गई थी पहले पिछले चैप्टर में. अब हम करने वाले हैं चैप्टर 4 का कोड डेमोन्स्ट्रेशन और इनपुट एंड आउटपुट का भी कोड डेमोन्स्ट्रेशन. मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर, तुम देख सकते हो इधर, ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ऑनलाइन GDB.com. तो तुम भी ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर सकते हो. हम ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी हमारा टाइम सेटअप में वेस्ट ना हो. अभी हमको कोड करना सीखना है. क्या करना सीखना है, कोड करना, ना कि सेटअप करना. हमको सेटअप करना अभी नहीं सीखना. सेटअप के लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी यूट्यूब पे, बाद में देख लेना. पर अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सीखना जावा लैंग्वेज को. अगर अभी मैंने तुमको सेटअप में डाल दिया तो तुम्हारा पूरा फोकस चेंज हो जाएगा. इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ट्राई कि हम पहले कोड को समझे. सेटअप हुआ तो बाद में देखेंगे, नहीं तो तुमको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे सेटअप चेकआउट कर लेना. ठीक है. तो चलो चलते हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पे और हम देखते हैं हमने जो पिछली वीडियो में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़े हैं उनको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. चलो. तो देखो ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है. लेट्स सी द कंपाइलर. ठीक है. तो चलो कोड करते हैं अब. देखो तुमको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हमने
पब्लिक क्लास मेन है, ये जो मेन है ना ये फाइल का नाम होता है, पर अभी मेन है, हो सकता है इंटरनली उनकी फाइल का नाम मेन हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम आउटपुट देने की, क्योंकि आउटपुट देना सीखना पड़ेगा। अगर हमको वेरिएबल और डेटा टाइप का कोड भी समझना है तो पहले आउटपुट देना तो आना चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं आउटपुट के लिए तुमको एक कमांड बता देता हूँ, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के अंदर आउटपुट के अंदर प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। पहले सब ये लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, पहला कोड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेट्स रन इट। कैसे रन करेंगे, करते हैं रन, ऊपर ऑप्शन है रन का, देख सकते हो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड मिल चुका है, देख रहे हो ये हेलो वर्ल्ड आ गया है। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स बनाते हैं हम, एज के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, एज वेरिएबल। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये कोड का कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जो अगर हम स्टार्टिंग में 2 स्लैश लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, 2 स्लैश लगाते हैं, और उसके बाद जो भी लिखते हैं वो कमेंट होता है। कमेंट मतलब क्या, जो कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। कमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो कंपाइलर क्या कर देता है, इग्नोर, स्पेलिंग गलत हो गई कंपाइलर की, कंपाइलर, कंपाइलर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एज वेरिएबल की। एज किस टाइप का डेटा होता है, इंट टाइप का, INT एज, वैल्यू 20। अब मुझे एज को प्रिंट कराना है, तो किसे करूँगा, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने यहाँ पे लिखा एज, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एज, बताओ लिख सकता हूँ क्या एज, चलो ट्राई करते हैं क्या होता है आउटपुट। व्हाट, एज क्यों आई है, हमको तो 20 चाहिए था। इसलिए आइए क्योंकि तुमने डबल क्वाट्स के अंदर लिखा है। कभी भी किसी भी वेरिएबल नेम को एक्सेस करना है तो विदाउट डबल क्वाट्स के करना है। डबल क्वाट्स से तो वो स्ट्रिंग हो गई है, हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि डबल क्वाट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, पर हमको तो वेरिएबल नेम से वेरिएबल को एक्सेस करना है, इसलिए हमको डबल क्वाट्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटा दिया, लेट्स रन इट। यस वी गॉट द एज, ठीक है। अगले डेटा टाइप पे चलता है, दैट इज फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज वाला, फ्लोट, PI, पाई इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आखिर में क्या लगाना पड़ेगा F, और फिर सेमी कॉलन। इसको प्रिंट कराना है तो कैसे कराओगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट PI, लेट्स रन। 203.14, ओके। तो उसने 20 के बाद डायरेक्टली 3.14 प्रिंट कर दिया है। हमको क्या चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए, लाइन ब्रेक। कैसे कर सकते हैं, जो हमने प्रिंट फंक्शन लिखा, अगर इसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को जब प्रिंट करा रहे हो तुमको उसके लिए एक सेपरेट लाइन चाहिए, तो हम ln का यूज़ करते हैं। प्रिंट के बाद क्या यूज़ करते हैं, ln, प्रिंट ln, ठीक है। तो अब तुम देखो, रन करता है, ठीक है, दिख गया 20 एंड देन लाइन ब्रेक के बाद 3.14। तो अगर प्रिंट का यूज़ करेंगे तो कोई हमको लाइन ब्रेक नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा हमारा अगला आउटपुट, और प्रिंट एलन से नेक्स्ट लाइन में वो मूव हो जाता है, ठीक है। आया समझ में क्या होता है। अब ऐसे अलग अलग डेटा टाइप है, फटाफट फटाफट सारे डेटा टाइप तुमको दिखाता हूँ। कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए, इसको प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए। क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियस स्मॉल है, देखते हैं बाद में। डबल, डबल मतलब ज़्यादा बड़ी डेसिमल वैल्यू, डबल, ठीक है। प्रिसाइज रख दिया, प्रिसाइज इज इक्वल्स टू 12.12121212, इसको क्या करता है, प्रिंट करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रिसाइज, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं, कौन सा डेटा टाइप था नेक्स्ट, बुलियन। बुलियन हम ट्रू या फॉल्स स्टोर करा सकते हैं, बुलियन इज हैप्पी, इज हैप्पी ट्रू, इसको प्रिंट कराता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने करा दिया इज हैप्पी, ठीक है। और क्या देखा था, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है ये, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। हमने क्या देख लिया, हमने दो तरीके से आउटपुट देना सीख लिया है, एक प्रिंट और एक प्रिंट एलन। प्रिंट एलन से नेक्स्ट लाइन के लिए और प्रिंट से सेम लाइन के लिए, तो आउटपुट का भी एक हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव सारे होगा, एक बार इसको रन कर लेता हूँ। होगा सारे। 3.14 के बाद ए क्यों आ रहा है? लेट्स सी। ओके, 3.14 के बाद ए इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पाई को जब प्रिंट करा है तो हमने नॉर्मल प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। अगर प्रिंट एलन यूज़ नहीं करेंगे तो उसी के आगे हमारे पास अगला आउटपुट आ चुका है। ठीक है, प्रिंट एलन करते हैं अब देखो। ठीक है, सारे अगले अलग अलग लाइन में है, प्रिमिटिव डेटा टाइप सारे हो गए। अब चलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव की तरफ। नॉन प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव की हेल्प से बने हुए हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नेम सब्सक्राइब टू दिव्य अरोरा। ठीक है, कर दिया। अब इसको कर देते हैं हम। कर दिया कि नहीं करा? सब्सक्राइब कर दो फटाफट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने डाल दिया नेम। क्या लगता है प्रिंट हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डबल क्वॉट्स के अंदर हमने जो भी लिखा है वो सब किस चीज़ में आता है? स्ट्रिंग में आता है। देखो सब्सक्राइब टू दिव्य अरोरा लिखा हुआ आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमने पढ़ा था एरे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे, चलो देखो एरे को समझते हैं। देखो एरे के लिए मैंने क्या बताया था? एरे होता है होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। चलो देखते पहले हम बनाते हैं इंटीजर का कलेक्शन मार्क्स नाम से। इंटीजर MARKS मार्क्स, ये लगाना ज़रूरी, ये बताता है एरे बना रहे हैं। ठीक है, और हम इसके अंदर स्टोर करेंगे अलग अलग वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक ट्राई करते हैं। हम डायरेक्टली मार्क्स को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पर कराता हूँ मार्क्स। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो लेट्स सी। ये कुछ तो अजीब सी स्ट्रिंग आ रही है, पता नहीं क्या है, पर कुछ तो एड्रेस जैसा लग रहा है या कुछ एनकोडेड फॉर्म है। नहीं नहीं, ये आउटपुट नहीं हो सकता। हमारा आउटपुट तो और कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? कौन सी वैल्यू चाहिए बताओ? लेट्स से हमको चाहिए फर्स्ट वैल्यू। ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर, तो तुमको मार्क्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिखना पड़ेगा कि तुमको कौन सी वैल्यू लेनी है। मुझे फर्स्ट वैल्यू लेनी है, मतलब फर्स्ट वैल्यू लेनी है, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है तो जीरो। इसको रन करके देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं। रन। यस, क्या आया आउटपुट? 1। 1 क्यों आया? क्योंकि हमने ज़ीरो इंडेक्स को ट्राई करने की कोशिश की है। ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश की, जो जहाँ पे क्या है 1 है। अगर हम -1 को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? चेकआउट करते हैं। अगर मैं -1 को एक्सेस करूँ, -1 को इंडेक्सिंग होती नहीं है वैसे इसके अंदर एरे के अंदर, पर ट्राई करते हैं। -1 पे क्या आउटपुट आएगा? एरर। क्या एरर आया है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, इंडेक्स -1 इज आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर लेंथ 5। लेंथ कितनी है? लेंथ हमेशा 1 से काउंट होती है, तो 1 2 3 4 5, लेंथ 5 है। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से लेके 4 तक। आखिरी इंडेक्स क्या होता है? आखिरी इंडेक्स होता है लेंथ -1। लेंथ कितनी? 5 है। आखिरी इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। स्टार्टिंग 0 से होगी, 0 से लेके 4 तक। अगर इसके बाहर, इसके अलावा तुमने कोई वैल्यू लिखी तो आउट ऑफ बॉन्ड्स का एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्स का इंडेक्शन एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो -1 तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? कोई दूसरी वैल्यू ट्राई करते हैं, 2 ट्राई करते हैं। लेट्स रन दिस। यस, वी गॉट 3। 0 1 2, हमने 2 को एक्सेस किया तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3 आ रहा है। आया समझ में इतना? ठीक है, अब हम एक अलग तरह का एरे बनाने की कोशिश, हम ट्राई करते हैं एक कैरेक्टर का एरे बनाने की। कैरेक्टर का एरे ट्राई करते हैं। चलो क्या होगा? कैर, कैर के अंदर हम डाल देते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं कैर। कैसे लिखते हैं? A B C D E। ठीक है, अब एक्सेस करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखते हैं हम यहाँ लिखते हैं हम, रुको, हाँ यहाँ लिखते हैं हम अल्फा। बताओ कौन सा इंडेक्स एक्सेस करना है? अगर तुमको लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करना है तो क्या इंडेक्स होगा उसका? बताओ फटाफट। यस, कितना होगा? 4 होगा। क्यों? 0 1 2 3 4, लेंथ कितनी है? लेंथ 5 है। 1 2 3 4 5। लेंथ के लिए हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं। लेंथ सिर्फ जानने के लिए कि कितनी लेंथ है, पर एक्चुअल में इंडेक्स से ही उसको एक्सेस करते हैं। तो 0 1 2 3 4 अल्फा,
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, और हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो एरर आएगा। लेट्स सी, हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, देखते हैं, एरर आना चाहिए वैसे तो। आ गया। क्या हो रहा है? एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, वहाँ पे उसको सेमीकोलन चाहिए, देख सकते हो तुम, एक्सपेक्टेड लगा दो सेमीकोलन, एरर आ चुका है, लगाना ही पड़ेगा। चलो रन करते हैं। यस वी गॉट ई, आ चुका ई। ऐसे ही तुम अलग अलग टाइप ऑफ एरे बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से। अब एक काम करो, तुम प्रैक्टिस के लिए क्या करो, प्रैक्टिस के लिए क्या करो, सबसे पहले क्या करो, सारे डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनाओ, सारे डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनाओ, प्रिंट करो, ठीक है, सारे, फ्रॉम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बुलियन, फिर नॉन प्रिमिटिव बनाओ, फिर क्या बनाओ, नॉन प्रिमिटिव भी बनाओ। नॉन प्रिमिटिव क्या है? नॉन प्रिमिटिव में एरे और स्ट्रिंग। एरे के अंदर सारे डेटा टाइप यूज़ कर लो, एरे के डिफरेंट टाइप ऑफ एरे बनाओ। एरे के डिफरेंट टाइप क्या हो सकते हैं? एरे के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं लाइक इंटीजर का एरे बनाओ, कैरेक्टर का एरे बनाओ, फ्लोट का एरे बनाओ, डबल का बनाओ, और क्या क्या बना सकते हो। बुलियन का बनता है क्या? करो ट्राई, बनता है नहीं बनता है, ठीक है, ट्राई करने में कोई कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल। और मैंने तुमको दो आउटपुट के फंक्शंस बता दिए, प्रिंट एलन और प्रिंट। अब बात करते हैं इनपुट के लिए। तो चलो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर क्लास को, जो हमको इनपुट लेने में हेल्प करेगी। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आपने जहाँ भी कंपाइलर के अंदर चेक करना कि स्कैनर पहले से इंपोर्ट है या फिर हमको करनी पड़ेगी। अभी मैंने इंपोर्ट करा है, ठीक है, कर लेना, देख लेना, अगर होगी पहले से तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो इंपोर्ट करने नहीं देगा। तो फर्स्ट टाइम पे क्या लिखता हूँ, क्लास के बाहर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। अब इस स्कैनर क्लास से हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट की मेथड से अलग अलग इनपुट लेंगे, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम एस रखा है मैंने, इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड यूज होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्कैनर। और हमको यहाँ पे कुछ पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, तो बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट इन, मतलब सिस्टम डॉट इनपुट ले रहे हैं कीबोर्ड से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। हमको लेना है इनपुट अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप से, यानी इंटीजर इनपुट भी हो सकता है, और स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इंटीजर का इनपुट लेकर उसको प्रिंट करा के। इंटीजर का इनपुट लेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे, कैसे करेंगे? तो देखो पहले कैसे लेंगे इनपुट, इनपुट लेके कहीं रखना पड़ेगा, इनपुट लेके कहीं रखना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे? अगर हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट इंटीजर के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ एज, और इसके अंदर एक इनपुट लेता हूँ। इनपुट कैसे लूँगा? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एस सी, तो हमको एस सी का यूज़ करना है उसकी मेथड्स को कॉल करने के लिए। एस सी डॉट, डॉट क्या, डॉट नेक्स्ट इंटीजर, आई एन टी, आई कैपिटल है, एन टी, और फिर तुमको लाना पड़ेंगे पैरेंथेसिस इसको कॉल करने के लिए। इसको कॉल करना मतलब हम यूजर से इनपुट लेंगे और उसको कहीं में स्टोर करेंगे, एज के अंदर। अब देखना भी पड़ेगा क्या इनपुट लिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एज, एज, ठीक है। लेट्स रन दिस, ठीक है। व्हाट इज द एरर? वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा वो ये चीज़ करना ज़रूरी है ताकि तुमको समझ आए मैंने क्या इशू क्रिएट किया है। मैंने एक और एज के नाम से वेरिएबल बनाने की कोशिश की है, जबकि पहले से एक एज नाम से वेरिएबल बना हुआ है, इसलिए वो एरर आ रहा है। वेरिएबल एज इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब तुम दो तरह के सेम वेरिएबल को दो बार नहीं बना सकते हो, मतलब सेम नेम के वेरिएबल दो नहीं हो सकते, इसलिए इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। लेट्स रीनेम इट टू ईयर्स, ईयर्स कर देते हैं। हमको तो एक इंटीजर बनाना है, हम ईयर्स नाम से बना देते हैं, ठीक है। लेट्स रन दिस। अब देखते हैं कि अभी भी एरर आ रहा है, मेरे को लगता है अब आएगा। कंपाइलिंग, ठीक है। अब प्रिंट हो रहा है, ये जो भी है सारा पहले का प्रिंट हो रहा है। अब मुझसे वो क्या मांग रहा है? इनपुट मांग रहा है। लेट्स गिव अ इंटीजर इनपुट, क्योंकि इंटीजर ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 45। तुम देख सकते हो जैसे मैंने एंटर किया है मुझे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, और उस लाइन के अंदर हमने ईयर्स को प्रिंट कराया था, जो मैंने क्या दिया था 45, मतलब हम प्रॉपरली ले पा रहे हैं इनपुट ईयर्स में। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं अब, लेट्स से हम लेते हैं अब स्ट्रिंग में लेते हैं, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग
मेरे को नेम लेना है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, इसके लिए यूज होती है अलग मेथड, ऑब्जेक्ट डॉट, कौन सी मेथड होगी, डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट से क्या होगा, हम इंटीजर ले पाएंगे, नेक्स्ट से हम क्या ले पाएंगे, सॉरी इंटीजर नहीं, डॉट नेक्स्ट से क्या ले पाएंगे, हम स्ट्रिंग ले पाएंगे। इसको प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। ठीक है भाई, रन करते हैं इसको, देखते हैं रन करता है नहीं करता है। लेट्स गो। व्हाट इज द एरर, सेम इशू, नेम पहले से बना रखा है और वापस हमने नेम बना दिया है। लेट्स रीनेम इट टू माई नेम, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, माई नेम। ठीक है, लेट्स रन दिस अगेन। ओके, कुछ तो मांग रहा है ये, क्या मांग रहा है, ऑब्वियस ईयर्स मांगेगा, पहले ईयर्स प्रिंट होंगे, देन नेम मांगेगा, फिर नेम प्रिंट होगा। ठीक है, ईयर्स लिख देते हैं 12, अब नेम मांग रहा है दिव्य। ठीक है, तो दिव्य लिखा मैंने और उसने आउटपुट में मुझे फिर दिव्य दे दिया, मतलब यहाँ पे इनपुट लिया हमने यूजर से 12 और दिव्य। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। एक्सेसिबल बोल सकते हैं, फिर बोलते हैं प्रॉपर यूजर को बताने के लिए कि किस टाइप का इनपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर इनपुट। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग इनपुट। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, इस लाइन से पता चल रहा है कि हम किस टाइप का इनपुट यूजर से ले रहे हैं। sc डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर, sc डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग। अब हम लेते हैं लॉन्ग इनपुट, लॉन्ग इनपुट मतलब बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू, बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू जो इंटीजर होल्ड करके नहीं रख सकता, जो int है वो होल्ड करके नहीं रख सकेगा, उससे बड़ा जो वैल्यू होता है वो होता है लॉन्ग वैल्यू, तो उसको लेने की कोशिश करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, लेट्स राइट हियर, लेट्स टाइप हियर लॉन्ग इनपुट। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग इनपुट। ठीक है, इसके लिए भी कोई डॉट मेथड होगी, कोई डॉट मेथड होगी, तो लिखते हैं लॉन्ग वैल्यू इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट long लॉन्ग। ठीक है, इसको पैरेंथेसिस से कॉल करा, लॉन्ग हो गया हो तो लॉन्ग करना पड़ेगा, long लॉन्ग। ठीक है, ये इनपुट लिया, इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और वैल्यू क्या है, लॉन्ग वैल्यू। चलो इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब तुम देखना एक चीज़ नोटिस करोगे तुम, कि अब हमारे पास हर लाइन के पहले एक स्टेटमेंट लिखा आएगा प्रिंट एल की वजह से। ठीक है, देखो इंटीजर इनपुट मांग रहा है 12 दे दिया, 12 प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग इनपुट मांग रहा है दिव्य दे दिया। लॉन्ग इनपुट मांग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3, लॉन्ग भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा का इनपुट देख लिया, इंटीजर का, स्ट्रिंग का और लॉन्ग का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, किस पे चलते हैं, बताओ बताओ किस पे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं फ्लोट पे। कहाँ चल रहे हैं, फ्लोट पे। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फ्लोट FLOAT फ्लोट इनपुट। फ्लोट इनपुट लेते हैं, फ्लोट इनपुट में क्या होगा, फ्लोट इनपुट में डेसिमल वैल्यूज होगी, FLOAT फ्लोट डेसिमल और PI कर देते हैं, इसको डेसिमल रहने देते हैं। SC डॉट नेक्स्ट FLOAT फ्लोट पैरेंथेसिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ डेसिमल को। लेट्स रन इट, लेट्स सी। वापस से देखते हैं, इंटीजर इनपुट 12 1 दे दिया, सॉरी इनपुट स्ट्रिंग इनपुट दिव्य, लॉन्ग इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्लोट इनपुट 1.23 1.23। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता है डबल इनपुट के लिए। डबल इनपुट के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी कर लो, कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पे कर दिया हमने डबल। ठीक है, डबल यहाँ पे कर देते हैं, डबल नहीं करते, यहाँ पे कर देते हैं प्रिसाइज फ्लोट यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट और डबल में डी कैपिटल DOUBLE डबल, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिसाइज फ्लोट। ठीक है, अब हम बड़ी प्रिसाइज फ्लोट वैल्यू दे पाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस। व्हाट इज द एरर, ओके बताता हूँ, एरर बताता हूँ। ये कन्वर्जन वाली बात जावा में बाद में सीखेंगे, इसका भी एक सॉल्यूशन होता है, पर अभी उस सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। अभी हम देखते हैं हमने इशू क्या क्रिएट किया है। हमने डबल वैल्यू ली है, उसको स्टोर कहाँ कराने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लोट में।
नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डबल वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अगर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के अंदर रखने की कोशिश करोगे तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे और करेंगे डबल। ठीक है, लेट्स रन दिस। अब एरर नहीं आ रहा है। इनपुट लेते हैं 1 2 3, स्ट्रिंग वैल्यू दिव्य, लॉन्ग इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्लोट इनपुट 1.23232, डबल इनपुट 1.123456788, प्रिसाइज वैल्यू। डबल इनपुट भी हो चुका है। बुलियन देख लेते हैं अब इसके बाद क्या देख रहे हैं हम? बुलियन देखेंगे। चलो बुलियन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉपी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली लाइन। ये लाइन देख रहे हो जो हाईलाइटेड है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। लेट्स पेस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स इनपुट लेना है। ठीक है, बुलियन ट्रू और फॉल्स, एससी डॉट नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है भाई, हो गया। रन करें, क्या लगता है कोई एरर आने वाला है? नहीं आने वाला है, मुझे नहीं पता। लेट्स सी, आएगा तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं आया, ठीक है। इनपुट 1 2 3। अब स्ट्रिंग इनपुट में दे रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। लॉन्ग इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्लोट इनपुट 1.1212। क्या लगता है तुमको फ्लोट की वैल्यू प्रिंट होगी? एक और 1 ऐड करते हैं, क्या लगता है ये इतनी बड़ी वैल्यू प्रिंट होगी? हो गई। पर ये आखिरी वैल्यू में इसने कुछ झोल करा है, देखो तुम 1 2 1 को 1 2 2 करा है, प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे पा रहा है। पर अगर यही सेम चीज़ हम इसके अंदर करते हैं डबल के अंदर, तो लेट्स सी 1.21121121, इसने नहीं करा। प्रिसाइजनेस के लिए डबल इनपुट बुलियन में लिखते हैं, पे ट्रू ट्रू लिखना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू। हो गया काम अपना? हो गया कि नहीं हुआ काम? हो गया। तो ये सारे टाइप ऑफ इनपुट ले लिए हमने। ठीक है, कैरेक्टर को बाद में देखेंगे, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर हम एक स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ डॉट कैर एट। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझना काफ़ी तुम्हारे लिए फॉर बेसिक्स ऑफ DSA। ठीक है, क्या क्या देखा हमने आज? क्या क्या देखा इस चैप्टर में? कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं, कैसे आउटपुट दिखाते हैं स्क्रीन पे, कैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप काम करते हैं, कैसे एरे के अंदर हर एक वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग की हेल्प से, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एरे बना सकते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे क्लास होती है, कैसे क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है। ये सिस्टम डॉट इन लिखा हमने, क्या बता रहा है कि हम इनपुट लेना चाह रहे हैं कीबोर्ड से। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये क्या बता रहा है डॉट नेक्स्ट इंट, कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर का इनपुट ले रहे हैं, लाइन का इनपुट यानी स्ट्रिंग का इनपुट, नेक्स्ट लॉन्ग वैल्यू का इनपुट, नेक्स्ट फ्लोट डेसिमल वैल्यू का इनपुट, नेक्स्ट डबल प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू का इनपुट, नेक्स्ट बुलियन ट्रू या फॉल्स का इनपुट। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है बताओ फटाफट, बताओ फटाफट कौन सा चैप्टर है? मुझे लगता है चैप्टर है 5, आई थिंक सो 5 चैप्टर होना चाहिए। कौन सा चैप्टर है? लेट्स गो एंड सी द चैप्टर नंबर। यस, चैप्टर 5 इज डन। और एक और बात, इनपुट आउटपुट के बाद ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, देन इफ एल्स पढ़ेंगे, देन फंक्शंस की पहले एक और चीज़ पढ़नी है, दैट इज लूप्स। क्या पढ़ना है? लूप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लूप्स भी पढ़ेंगे हम इफ एल्स के बाद। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 6, ऑपरेटर्स। बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। और पहले इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी टाइप या पहले समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, देन इसका कोड देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स पढ़े होंगे तुमने। ऑपरेटर्स, ऑपरेंड के बारे में सुना होगा, ऑपरेंड जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। कैसा ऑपरेशन, चलो समझते हैं। चलो तुमने बचपन में क्या, अभी भी बहुत ज़्यादा, अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज़ तो लेते ही हमारे मैथ्स में। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो अभी तो, और नहीं भी पढ़ रहे हो तो बेसिक मैथ्स अगर हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़, लाइक 3 + 4, 3 - 4, 5 × 6 और 6 / 2। तो ये सब हम जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं इनके ऊपर।
ये ऑपरेशन ही तो है एक तरह का, एडिशन। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। पर ये हमने बहुत बेसिक 4 ऑपरेशन के बारे में बात की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले इन चारों को समझते हैं कि कैसे हम करते हैं जावा के अंदर। ऐसे ही करते हैं, पर फिर भी तुमको एक बार मैं बता देता हूँ। इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे करते हैं? चलो एडिशन करते हैं। एक एक कोड लिख रहा हूँ अभी, फिर उसको हम बाद में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इंट a इज इक्वल्स टू 12, इंट b इज इक्वल्स टू 14। सिस्टम में इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को एस वाई एस आउट लिख रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को एस वाई एस ओ यू टी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है। ठीक है, प्रिंट या प्रिंट एल एन जो भी है। ए प्लस बी, क्या आउटपुट आना चाहिए? 12 प्लस 14 क्या हुआ? 26। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन हो गया? यही तो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन। कौन सा हुआ? एडिशन हुआ ना। सेम गोज विथ सब्ट्रैक्शन। चलो सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे? चलो ए बी बना हुआ है पहले से, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए माइनस बी, क्या आउटपुट आएगा? ए 12 है, बी 14 है, आउटपुट क्या आएगा बताओ फटाफट? माइनस का 2। 12 माइनस 14 तो -2 ही होता है ना, माइनस का 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए मल्टीप्लाई बी, जो भी आउटपुट होगा मल्टीप्लाई करके देख लो 12 और 14 को, वही आउटपुट तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही एस वाई एस ओ यू टी, ए डिवाइड बी। 12 डिवाइड बाई 14 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हो सकता है पर डेसिमल के अंदर जो भी एक वैल्यू आएगी, पहले एक जीरो लगाओगे, देन एक डॉट लगाओगे, देन फिर तुम 12 के आगे एक जीरो लगाओगे, जो भी चीज़ें करोगे, पर इसका कोई प्रॉपरली डिवीजन नहीं होगा। मतलब तुमको एक वैल्यू नहीं मिलेगी। लाइक अगर तुम करते हो 6 डिवाइडेड बाई 2 तो तुमको पता है इसका आउटपुट 3 आएगा। पर अगर मैं करता हूँ 5 डिवाइड बाई 2 तो इसका तो 2.5 आएगा, पर 2.5 का क्या आएगा? 2 आएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर तुम डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसलिए इसका आउटपुट जो आएगा इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अब पहले इन चारों को तुमको मैं कोड करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं हमारे कंपाइलर पे। पहले इस कोड को मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि तुमने पिछली चैप्टर में देख ही लिया होगा इस कोड को। लेट्स रिमूव द कोड। ठीक है, चलो पहले करते हैं एडिशन। एडिशन इंट a इज इक्वल्स टू 12, इंट b इज इक्वल्स टू 14। कोड लिखते हैं एस वाई एस ओ यू टी, क्या लगता है होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट? नहीं होगा, हमको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। इसमें कोई सजेशन नहीं आ रहा है मुझे, मेरे पास प्रिंट पे आ रहा है। लेट्स ट्राई प्रिंट लिख के। हाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी। अब इसको कॉपी करके अलग अलग ऑपरेशंस इस पर लगाते हैं। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ऑपरेशंस को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। a माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी। डिवाइड का देखना, बाकी सब तो तुमको पता है क्या आउटपुट आने वाला है। प्रिंट एलन कर दो ताकि मिक्स ना हो सारा कोड। ठीक है, नाउ लेट्स रन द कोड। क्या लगता है क्या आउटपुट होगा? क्या मैंने कहा वो सही होगा? व्हाट कंसोल दिख रहा है ब्रो? दिखा दिखा। 26 ठीक है, -2 ठीक है, 168 मल्टीप्लीकेशन पर डिवीजन का 0 आया है। ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है, जो डेसिमल की बाद वाली वैल्यू होती है ना उसको इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। इग्नोर कर देता है। एक और ऑपरेटर बताता हूँ जो तुमने अरिथमेटिक में पढ़ा नहीं होगा, पहले नहीं पढ़ा होगा, नाम ही नहीं सुना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो जो परसेंटेज की तरह दिखता है। आई थिंक ऐसा सा कुछ होता है ना, कि ऐसा सा कुछ होता है। हाँ कुछ तो होता है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो कि उसको यूज़ करते हो यहाँ पे, ऐसा सा कुछ होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि तुम इसमें रिमाइंडर निकालते हो। रिमाइंडर मतलब 5 को तुमने मॉड्यूलो करा 2 से,
तो रिमाइंडर निकालेगा डिवाइड करने के बाद। कैसे? जैसे तुमने लिखा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 बचा, तो इस मॉड्यूलो का आंसर आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 1 है। तो अगर तुमको रिमाइंडर लेना है तो हम का यूज़ करते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर का। कौन से ऑपरेटर का? मॉड्यूलो ऑपरेटर का। ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े हमने? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो। ये मॉड्यूलो काय के लिए यूज होता है? रिमाइंडर के लिए डिवीजन के बाद। रिमाइंडर के लिए डिवीजन के बाद। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। चलो चलते हैं कोड पर चेकआउट करते हैं। पेस्ट करें? पेस्ट, चलो पेस्ट कर देते हैं। अब मॉड्यूलो का यूज़ करते हैं यहाँ पे। मॉड्यूलो कहाँ होता है? जब तुम शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करोगे तो मॉड्यूलो आ जाएगा। परसेंटेज वही यार। चलो रन करते हैं इसको। यहाँ पे 12 किस आ रहा है? यहाँ पे 12 किस आ रहा है? 12 इसीलिए आ रहा है क्योंकि अगर 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 तुम्हारी जो ए और बी की वैल्यू में अगर ए छोटा है तो वो ए को दे देता है बाहर। किसको देता है? ए को हमको पूरा रिटर्न कर देता है। रिमाइंडर में बचा ही वही है, डिवाइड ही नहीं हुआ है, बचा ही वही है। तुम्हारा 12 था और 14 था, तुमने 12 को 14 से मोड करवाया, तो अगर 12 इससे छोटा है तो 12 ही आउटपुट में आ जाएगा क्योंकि वही बचा है, क्योंकि 14 से डिवाइड हुआ ही नहीं है। 14 से 12 डिवाइड हुआ ही नहीं है, तो क्या मिला हमको? 12 मिला रिमाइंडर में। अगर तुम यहाँ पे 14 कर देते, 14 मॉड्यूलो 14, तो क्या आता बताओ? 0 आता, क्योंकि 14 से डिवाइड हो सकता है पूरी तरीके से। तो माइनस में क्या बचेगा? 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आओ तुम्हें चेक करके दिखाता हूँ। अगर तुम यहाँ पे 14 कर दोगे तो डिवीजन का आउटपुट क्या जाएगा? 1, और इसका आउटपुट 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। लेट्स सी, देखो ये हमारा मॉड्यूलो था और ये हमारा क्या था? डिवीजन था। तो आया समझ में कि मॉड्यूलो काय के लिए होता है? रिमाइंडर के लिए। लिख देता हूँ इसके आगे, रिमाइंडर। यहाँ पे क्या? डिवीजन। ये तो बताने की जरूरत नहीं यार, इतना तो तुम्हें आता ही है। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये कौन सा हमारे ऑपरेटर्स हो गए सारे? ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। चलो बढ़िया है, इतना समझ आया तुमको। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ऑपरेंड और ऑपरेटर्स की बात चल रही है, तो ए प्लस बी, ये ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, और ये क्या है? ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इस पे भी और इस पे भी। डन है, और इनका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले ऑपरेटर्स की। कौन से ऑपरेटर्स की? अगले ऑपरेटर्स की। कौन से अगले ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो बना लेते हैं फटाक से, भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, पढ़ लो इनको भी ढंग से। लेट्स गो, जूम कर लिया जाए, जूम। चलो, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है और उनको अपडेट करने के लिए, ठीक है। इतना समझ सकते हो? अरे असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए। चलो मुझे बता सकते हो, इंट x इज इक्वल्स टू 10, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या? ऑब्वियस, ये 10 को हमने x को असाइन किया तो ये भी तो एक ऑपरेटर ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। चलो तुमको मैं और असाइनमेंट ऑपरेटर बताता हूँ। पहला तो ये तुमने देख लिया, एक होता है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू, ये क्या नई चीज़ है यार, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। प्लस इक्वल्स टू मतलब अगर मैंने लिख दिया a प्लस इक्वल्स टू 3, और मैंने फिर आउटपुट में क्या दे दिया? a दे दिया, तो क्या हुआ है एग्जैक्टली इस ऑपरेशन से क्या हुआ है? ये प्लस इक्वल्स से क्या हुआ? इससे ये हुआ है कि a के अंदर जो वैल्यू थी उसके अंदर हमने क्या कर दिया? +3 कर दिया है, और उसको वापस किसको असाइन कर दिया है? a को असाइन कर दिया, यानी a प्लस इक्वल्स टू 3 का मतलब है a इज इक्वल्स टू a प्लस 3, यानी अब a की वैल्यू क्या हो गई है? अपडेट हो गई है। सेम गोज विथ माइनस इक्वल्स टू, सेम गोज विथ मल्टीप्लाई इक्वल टू, सेम गोज विथ डिवाइड इक्वल टू, सेम गोज विथ मॉड्यूलो इक्वल टू। मतलब अभी समझ नहीं आया? अभी भी समझ नहीं आया? चलो समझाता हूँ, वापस समझाता हूँ। तुमने लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 2, फिर तुमने कर दिया a प्लस इक्वल्स टू 3। अब क्या होगा? a की वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि a के इक्वल्स टू कर दिया हमने a प्लस 3। अब a पे वैल्यू तो पहले 2 थी, a पे वैल्यू पहले क्या थी? 2 थी, पर अब क्या करा हमने? 2 प्लस 3 करके उसको असाइन कर दिया है 2 के लिए, यानी a के लिए। तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 2 की जगह? अब 5। अब मैंने वापस क्या करा? इसको 3 प्लस करने के बाद कर दिया a माइनस इक्वल्स टू 2। वापस क्या कर दिया मैंने? 5 इक्वल्स टू 5 माइनस 2, जो कि होता है 3। तो ये वैल्यू फिर अपडेट होकर 5 क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब मैंने कर दिया a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2,
तो क्या हो गया, इसको इक्वल कर दिया मैंने 3 इंटू 2 विच इज 6, तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी, कहाँ पे, ए के अंदर। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने कर दिया ए मॉड्यूलो इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 मॉड्यूलो नहीं 6 मॉड्यूलो 2, 6 मॉड्यूलो 2 जो कि क्या हो गया 0, क्योंकि 2 को तुम 6 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, आखिर में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए के अंदर 0 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं, इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं, शॉर्टकट से समझाने के लिए। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए, यहाँ पे हम एडिशन करके असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके असाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करके असाइन कर रहे हैं, और मॉड्यूलो करके असाइन कर रहे हैं, सेम गोज विथ डिवाइड करके असाइन कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से ही वर्क करेगा। इसका चलो मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कोड के थ्रू, चलो चलते हैं, लेट्स सी द कोड। कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो इक्वल्स टू वाला हमने देखा ही, असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, पर तुमको मैं प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू ये करके दिखाता हूँ। इंट सी इज इक्वल्स टू 10, इसके साथ खेलेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, सी प्लस इक्वल्स टू 2, क्या हो जाना चाहिए वैल्यू अब 12, 6 माइनस इक्वल्स टू 2 वापिस 10 हो जानी चाहिए, सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 अब क्या हो जानी चाहिए 20 हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए 20 हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 हो जानी चाहिए। चलो मैं इसको पहले लगा देता हूँ एक सेमीकोलन। ठीक है, 20 हो जानी चाहिए। अब मैं डिवाइड करता हूँ उसको 10 से, सी डिवाइड इक्वल्स टू क्या, डिवाइड इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक 5 आ जाना चाहिए, नहीं 10 आ जाना चाहिए, पहले 20 हो गया है वो ऊपर। अब मैं कर देता हूँ सी मॉड्यूलो करते हैं इसको 11 से, नहीं 11 से नहीं सॉरी 9 से करते हैं, 9 से करते हैं, मॉड्यूलो इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड, सिस्टम डॉट आउट, किसको प्रिंट करो, ऑब्वियस सी को, सी के ऊपर ही ऑपरेशन चल रहा है सारा, प्रिंट एलएन, और मैं सी को प्रिंट कराता हूँ। रन करें, रन, चलो रन करते हैं, बिल्कुल रन करते हैं, ये रन करा, आ गया 1, आया नहीं आया 1, 0 1 क्यों आया, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, 10 से करा था, और हमने सारी चीज़ें करके कहाँ पे आ गए हम, 1 पे। ठीक है, अब मैं हर एक ऑपरेशन के बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी लगा देता हूँ, तो तुम्हें समझ आएगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। दो बार हो गया, ठीक है, कैंसिल करो, लेट्स रन नाउ। तुमको अब दिखेगा कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। देखो 10 20 10 1, देखो पहले क्या हुआ, सी के अंदर 2 प्लस करा तो 12 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, फिर प्रिंट करा है 12 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है 12। ठीक है, नेक्स्ट, ओके वो जो 0 आ रहा है ना तुम्हारे पास, ये जो 0 तुम देख रहे हो, ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर प्रिंट के बाद एल एन ही लगाया, लगा दो भाई एल एन लगा दो, टाइम पे लगा दो। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आया। ठीक है, 12 हो गया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी -2 करा, 10 हो गया वापस, -2 करके हमने सी को ही असाइन कर दिया वापस, तुम देखोगे ना, तो इसका मतलब ये है सी इज इक्वल टू सी -2, इसका मतलब ये है सी माइनस इक्वल टू 2 का मतलब है सी इज इक्वल टू सी -2। फिर वही करा हमने, सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, 20 हो गया, 20 हुआ क्या, हाँ हुआ 20। फिर हमने डिवाइड करा 2 से, तो फिर 10 हो गया, हाँ हुआ 10, हाँ हुआ 10। फिर हमने क्या करा, मॉड्यूलो कर दिया 9 से, तो 9 को 10 से जब भी मॉड्यूलो करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, और वही 1 कहीं में आ गया, सी के अंदर और आ गया, और आखिर में हमको क्या मिला है 1, यस 1 मिला है। आया समझ में, तो ये कौन से ऑपरेटर हो गए, ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्टकट से असाइनमेंट के लिए विद द ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ चलते हैं अगले ऑपरेटर्स की तरफ, ये हमारे होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। चलो यहाँ से एक और शाखा, एक और ब्रांच निकालते हैं। कैसी है शाखा, अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी सी चेंज करते हैं। यस ये नाइस है, ये नाइस है। चलो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ोगे, कंपैरिजन ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट डिपिक्ट्स, क्या डिपिक्ट कर रहा है नेम, कंपैरिजन होगा, ऑब्वियस कंपैरिजन होगा, जो कि आजकल हर कोई एक दूसरे से कर रहा है, हम भी कर लेते हैं 2 नंबर के बीच। चलो सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर जो बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह, हर प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर के कहीं ना कहीं ये यूज़ होता ही होता है, दैट इज़ डबल इक्वल्स टू। पहली बार देखा क्या तुमने, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर तो देखा, वैल्यू असाइन करने के लिए 2 वैल्यू को कंपेयर करता है,
क्या करता है? कंपेयर, कंपेयर करता है, कंपेयर। कैसे कंपेयर करता है? क्या 5 इक्वल्स टू 5 है? और एक और बात, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बात बता देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर का हमेशा आउटपुट बुलियन में आता है। काय में आता है? बुलियन, बुलियन में आता है, बुलियन में, बुलियन में आता है, काय में आता है? बुलियन में। बुलियन यानी क्या? जिनको नहीं पता है प्लीज़ प्लीज़ स्किप करके मत आओ यहाँ पे, ट्रू फॉल्स डेटा टाइप पढ़ लो, ट्रू फॉल्स। बुलियन में आता है आंसर कंपेरिजन का। ऑब्वियस कंपेयर करोगे, या तो तुम अच्छे हो या तो खराब हो, ट्रू या फॉल्स, समझ गए तुम मेरी बात को। या तो ये बच्चा है, एक बच्चा है, ये बच्चा है ए, एक और बच्चा है बी। क्या ए, क्या ए बी से ज़्यादा मार्क्स लाता है? अगर ए प्लस लाता है और बी प्लस लाता है, तो क्या ए बी से अच्छे मार्क्स लाता है? हाँ लाता है, ट्रू। इसके अलावा क्या बोलोगे? हाँ लाता है क्योंकि वो पढ़ता है। पूछा ही नहीं मैंने कैसे लाता है, मैंने पूछा क्या ए बी से ज़्यादा मार्क्स लाता है? बोले हाँ लाता है, हाँ ट्रू। या नहीं लाता है, फॉल्स। तो इसलिए जो भी कंपैरिजन होता है, चाहे दो स्टूडेंट्स का हो या किसी नंबर का हो या किसी भी चीज़ का कंपैरिजन हो, या तो उसका आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। क्या बात कही है मैंने? इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो तुम जाके। ठीक है, तो चलो कंपेयर करते हैं। 5 इक्वल्स टू 5 है? जी बिल्कुल 5 है, इक्वल्स टू 5 के। क्या 10 इक्वल्स टू 1 है? नहीं ब्रो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या 6 इक्वल्स टू 5 है? नहीं है। क्या 6 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 है? क्या लगता है? अगर ये ब्रैकेट लगाए तो है, नहीं लगा तो कुछ इशू क्रिएट हो सकता है, कुछ इशू क्रिएट हो सकता है। वो इशू क्या हो सकता है वो कोड करके देखेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट, ये कौन सा ऑपरेटर है हमारा? कंपेरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करता है। रिलेशन कंपेरिजन ऑपरेटर जी पढ़ रहे हैं, उसमें ये क्या डबल इक्वल्स टू, जो कंपेयर करता है वैल्यूज़ को। अब एक होता है हमारा इसका उल्टा भाई, इसका उल्टा भाई होता है, एक होता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू, नॉट मतलब एक्सक्लामेशन, व्हाट, वो वाला एक्सक्लामेशन मार्क, और इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। अगर नहीं इक्वल है तो ट्रू और इक्वल है तो फॉल्स। नहीं आया समझ? बताता हूँ। क्या 5 बराबर नहीं है 5 के? फॉल्स। क्या ट्रू? ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि हाँ नहीं, फॉल्स। क्या कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो चुका हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। ठीक है, क्या 5 बराबर नहीं है 5 के? फॉल्स, क्योंकि बराबर है। क्या 6 बराबर नहीं है 5 के? ट्रू, नहीं है बराबर। 7 नॉट इक्वल्स टू 7? फॉल्स। बराबर है, बराबर है, नहीं बराबर नहीं, बराबर है, इसलिए फॉल्स आएगा इसका। कंफ्यूजन हो रहा है? ऐसा सोचो, क्या 5 बराबर नहीं है 5 के? नहीं है, बराबर नहीं, फॉल्स नहीं, बराबर है। समझो तुम्हें ना, तुम मेरे प्रोनाउंसिएशन पे, मेरे बोलने पे ध्यान दो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू पे क्या आएगा? अगर नहीं है इक्वल, अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है ना तो ट्रू दो, पर अगर इक्वल है तो क्या दोगे? फॉल्स दोगे। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, ये क्या कौन सा है? ये नॉट इक्वल्स टू, इसको हाईलाइट कर दें, इसको हाईलाइट कर दो, नॉट इक्वल्स टू। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये इक्वल्स टू। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ये दो ऑपरेटर पढ़ लिए। अब तुमने ये वाले ऑपरेटर्स तो पढ़े होंगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग यूज होते हैं, इनको ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो समझाता हूँ इनको। 3 इज स्मॉलर देन 2, 3 इज स्मॉलर देन 2, फॉल्स। 2 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। बस इतना ही है। ये तो तुमने पढ़ा ही होगा फिफ्थ सिक्स में, फिफ्थ सिक्स में क्या थर्ड फोर्थ में। क्या 3 बड़ा है 2 से? हाँ है। क्या 2 इक्वल्स टू 2 है? कंफ्यूज हो गए ना? नहीं, ट्रू है। 2 इक्वल्स टू 2 है। क्या 2 नॉट इक्वल्स टू 2 है? फॉल्स। ट्रू है, 2 इक्वल्स टू 2। क्या 2 बड़ा या इक्वल है 2 से? ये नया ऑपरेटर है, अभी इंट्रोड्यूस किया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या 2 बड़ा है 2 से या बराबर है? बराबर है तो ट्रू। अगर ये इक्वल्स टू नहीं होता तो फॉल्स हो जाता। पर चूंकि, चूंकि इसको बोलते चूंकि, चूंकि इक्वल्स टू ऐड है उसके बाद, मतलब क्या 2 बड़ा या बराबर है 2 के? हाँ है, बड़ा नहीं पर बराबर तो है ना, इसलिए ट्रू आएगा।
तो ऐसे एक और होता है लेस देन इक्वल टू, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, इक्वल नहीं है पर लेस देन है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? लेस देन तो नहीं पर इक्वल्स टू, इसलिए क्या आएगा? ट्रू आएगा। आया समझ में? तो कौन कौन से ऑपरेटर देख लिए अभी तक हमने? इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो हमने ये ऑपरेटर्स देख लिए हैं। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं फटाक से। चलो आ जाओ कंपाइलर पे, कंपाइलर पे आ जाओ, कंपाइलर पे कौन सा ऑपरेटर है ये? कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कमेंट लिख दो एक फटाक से, फटाक से कमेंट में जाके कमेंट लिख दो। यहाँ पे तो लिख रहा हूँ मैं, कमेंट में जाके तुम कमेंट लिख दो कि कैसी लग रही है जावा की सीरीज या पूरी वीडियो कैसी लग रही है, बताओ फटाफट कमेंट में। क्या डाउट आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, सब बताओ कमेंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। चलो चलते हैं आगे फटाफट। इंट डी इज इक्वल्स टू 12, इंट ई इज इक्वल्स टू 15। फटाफट फटाफट सारे ऑपरेटर्स चेक करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखते हैं हम डी इक्वल्स टू ई। क्या डी ई के बराबर है? फॉल्स। इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए फर्स्ट का। आउटपुट भी लिख देते साथ में ताकि हमें समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, और तुम भी साथ साथ में देखते रहो। चलो, और कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इक्वल्स टू। क्या बराबर नहीं है? हाँ नहीं है बराबर। कहाँ है बराबर? नहीं है, इक्वल नहीं है, ट्रू। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन। क्या डी बड़ा है बी से, ई से? क्या डी बड़ा है ई से? नहीं है। क्या डी छोटा है ई से? हाँ है, ट्रू कर दो। देन नेक्स्ट, क्या बड़ा या बराबर है? क्या डी बड़ा या बराबर है? नहीं है। क्या डी छोटा है बराबर है? डी छोटा है पर बराबर नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आएगा। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो छोटा हो या तो इक्वल हो। छोटा है इक्वल नहीं है तो भी ट्रू आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, सारे कंपेरिजन ऑपरेटर हमने देख लिए हैं। अब इसको रन कर लेते हैं फटाक से, एकदम फास्ट। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। चलो हमारी भी आउटपुट देख लेते हैं। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप कर देना। कमेंट में कमेंट ड्रॉप कर देना कि तुम्हारी क्या कमेंट है इस कमेंट पे। ठीक है, जाओ और चेकआउट करो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा? कंपैरिजन ऑपरेटर। चलो 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 आगे चलते हैं, फटाक से आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब लॉजिक वाली बात करो तुम, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर पे चलते हैं। चलो, लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर की तो मल्टीपल शाखाएं बन चुकी हैं, तो एक और शाखा बनाना ज़रूरी है। चलो एक और शाखा बना देते हैं, ऑरेंज कलर की शाखा। चलो, ब्रांच। ठीक है, शाखा मतलब ब्रांच। एक और ब्रांच बना देते हैं ऑपरेटर की। क्या नाम से ऑपरेटर है ये? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें हम पढ़ेंगे मेनली 3 ऑपरेटर। ऑपरेटर स्पेलिंग पे मत जाना, इमोशंस, इंटेंशंस, भावनाओं पे जाना। ठीक है, इसको देखो कैसा लग रहा है। क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ऐसा टाइम पास करते रहना चाहिए बीच बीच वीडियो में, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और एंड नॉट। नहीं आया समझ? चलो समझते हैं। तुमने 2 कंडीशन लिखी, एक ए बनाते हैं, इसको देते हैं 12। 2 कंडीशन देता हूँ मैं, 2 कंडीशन मतलब कंडीशन में समझो 2 कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। एक कंपैरिजन करते हैं, ए बड़ा है 10 से और ए छोटा है 20 से। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? पर दोनों को एक साथ चेक करना है, दोनों को एक साथ चेक करना है। मुझे एक बात बताओ, क्या ए बड़ा है 10 से? जी बिल्कुल सर बड़ा है। क्या ए छोटा है 20 से? जी बिल्कुल सर छोटा है। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? जी सर हो रही है। वहीं जहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो, 2 कंडीशन को एक साथ चेक करना हो, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। कैसे सर? चलो बताता हूँ। ए बड़ा है 10 से, हाँ सर। फिर हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर। M%,
इसको बोलते हैं M%, एंड लगा देते हैं हम, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। इसको कैसे, एंड मतलब END वाला नहीं, AND वाला एंड, ये है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, A बड़ा है 10 से और A छोटा है 20 से, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसलिए इस होल होल इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, या होल कंडीशन का आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि बीच में क्या है, एंड है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हुई तो पूरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। कैसे 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 बताता हूँ, चलो। ए बड़ा है 10 से और ए छोटा है, एक काम करते हैं, ए को चेंज करते हैं हम 15 पे। ए बड़ा है 10 से और क्या ए छोटा है 15 से, एंड एंड। चलो ये वाली कंडीशन तो हमने कर दी सेटिस्फाई, जी सर बड़ा तो है 10 से पर 15 के इक्वल है, छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। तो क्या इस ओवरऑल कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ट्रू, क्योंकि फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ट्रू आता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो तुम्हारा आउटपुट फॉल्स आएगा। एंड का यही रूल होता है। एंड का क्या रूल होता है, कंडीशन 1 या कंपैरिजन 1 एंड कंडीशन 2, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी तुम्हारा आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स आएगा, बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स आएगा। कैसे बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स आएगा, बाकी सारी कंडीशन क्या हो सकती है, फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा ही आएगा। और अगर तुमने इधर फॉल्स करा, सॉरी इधर ट्रू करा और उधर फॉल्स करा तो भी फॉल्स आएगा। तो खाली एक ही कंडीशन है जिसमें ये एंड ट्रू रिटर्न करता है, कब, जब दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। आया समझ में ट्रू, जी बिल्कुल सर आ गया, आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, एंड। ये एंड नहीं है, ये और है, सॉरी ये और है। और से क्या समझ आता है, ये भाई थोड़ा सा चिल आउट है, चिल मोड में, ये चिल मोड में, ये जस्ट चिल मोड में, ये चिल मोड में एकदम मज़े कर रहा है ये। इसका क्या कहना है, ये बोल रहा है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी चलेगा, इसको कोई टेंशन ही नहीं भाई को, इस भाई को कोई टेंशन ही नहीं है, इस भाई को कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है दो कंडीशन में एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी मैं क्या रिटर्न करूंगा, तो भी मैं क्या करूंगा, ओके चलो एरर आ गया भाई यहाँ। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी मैक्सिमम हो गई है ऐड। चलो चलो कुछ रिमूव कर देते हैं, कुछ तो रिमूव करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। लेट्स रिमूव सम ऑफ द डेटा। ठीक है, तो देखो इस भाई को कोई दिक्कत ही नहीं है, चिल मोड में ही है। इसने बोला कि दो कंडीशन है उसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गई तो चलेगा। कैसे चलेगा भाई, समझाओ ज़रा। देखो और को लिखना है तो और के तुमको डबल लाइंस का यूज़ करना है, जो कि कहाँ होती है, जो कि इंटर के ऊपर होती है, इंटर के ऊपर होती है, बैक स्लैश के साथ होती है, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं क्या, कि अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बी है, बी इज इक्वल टू 6 कर दिया तुमने, तो बोला बी बड़ा है 5 से, जी बिल्कुल बड़ा है। क्या बी छोटा है 3 से, नहीं है, और तुमने बीच में और लगा दिया, ये कंडीशन क्या हो गई है, ये कंडीशन तो हो गई है ट्रू, पर ये हो गई है फॉल्स। तो क्या आउटपुट आएगा, जी सर ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि और का यही रूल है कि भाई तुम्हारे इसमें कंडीशंस में से दो कंडीशंस में से एक भी ट्रू हुई तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। खाली एक ही कंडीशन में फॉल्स आता है, दैट इज़ फॉल्स फॉल्स। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाती है तो भले फॉल्स आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन, ये वाली और ये वाली दोनों फॉल्स हो जाती है, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों फॉल्स हो जाती है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दो कंडीशन में आउटपुट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या एक ट्रुथ टेबल पड़ी होगी, बना देता हूँ। ट्रू 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 में ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स में भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू में भी ट्रू आएगा। ठीक है, और एंड में क्या होता है, एंड में ये होता है कि एंड में दोनों ट्रू कंडीशन होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा, नहीं तो बाकी सब में अगर एक भी फॉल्स आता है, बाकी सब में अगर एक भी फॉल्स आता है तो उसमें क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। एंड और का लॉजिक समझ आया, इसका कोड देखते हैं उसके पहले नोट देख लेते हैं। नोट बड़ा इजी है भाई, नोट बहुत इजी है। कहाँ है नोट, हमारा नोट बनाया था ना मैंने, एंड और नॉट, ये रहा नॉट हमारा। इसको समझने के लिए इतना स्पेस काफ़ी है। नॉट ये कंडीशंस को उल्टी कर देता है, कंडीशंस को उल्टी कर देता है, फॉर एग्जांपल रिवर्स कर देता है या अपोजिट कर देता है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब क्या हो जाता है, फॉल्स। अगर तुमने नॉट लगा दिया मतलब वो कंडीशन उल्टी हो गई, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, नहीं आया, चलो बताता हूँ एक बार और। इंट डी इज इक्वल्स टू कर दिया 20 और मैंने कर दिया
डी छोटा है 10 से और मैंने कर दिया नॉट और मैंने कर दिया इसको आउटपुट में दिखा दिया। तो देखो डी 10 से छोटा नहीं है, डी 10 से बड़ा है पर डी 10 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया फॉल्स। पर इस नॉट ने क्या करा, इस फॉल्स को क्या कर दिया, आउटपुट के लिए ट्रू कर दिया। नॉट मतलब जो तुम्हारा रिजल्ट है उसको उल्टा कर दिया इसने। ठीक है, आया समझ में? चलो इसको कोड करके देखते हैं। लेट्स गो। चलो डी ई हो गया, अब एफ से स्टार्ट करेंगे। int f इज इक्वल्स टू 20, int g इज इक्वल्स टू 30। चलो पहले एंड की कंडीशन लिखते हैं, प्रिंट ln। पर प्रिंट के साथ तो अच्छा वो आ रहा था कुछ इसने, चलो ले लेते हैं प्रिंट के साथ ln लगा देते हैं। ठीक है, दो कंडीशन लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिखेंगे ताकि कोई एरर क्रिएट ना हो और प्रॉपर हायरार्की चले ब्रैकेट से एंड तक। ठीक है, देखते हैं क्या f छोटा है 10 से, नहीं है। एंड क्या g बड़ा है 25 से, जी बिल्कुल है। एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, फर्स्ट वाली फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा बताओ? एंड में आंसर क्या आएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आउटपुट क्या आना चाहिए? बिल्कुल सर फॉल्स आना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, सेम कंडीशन लिखता हूँ पर और लगाऊंगा तो उसमें फिर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन तो क्या हो रही है, जी सर सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे तो ट्रू आना चाहिए क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। एक कंडीशन क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। और एफ छोटा है 25 से, इसका एफ छोटा है 10 से, इसका तो फॉल्स है पर एक का ट्रू है, इसलिए और में क्या, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होती है, ट्रू होता है आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स करने की कोशिश करेंगे डिसीजन को। कौन से डिसीजन को? ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। चलो इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे, इस पूरे को हम क्या कर देते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं एंड के साथ, और उसके आगे क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नॉट। अब क्या होगा, ये जो आउटपुट क्या है हमारा एंड के साथ फॉल्स आ रहा है, पर मैंने बाहर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा हमारा, सॉरी अपोजिट हो जाएगा हमारा डिसीजन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्या ना चाहिए आउटपुट, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन भी प्रिंट भी डाल देते हैं, प्रिंट एलन लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, समझ आया? जी सर आया समझ। चलो चलते हैं, रन करते हैं इसको। कंपाइलेशन चल रहा है ब्रो। अरे इनपुट चलो हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया आंसर, फॉल्स ट्रू ट्रू जो हमने बोला था वही आया है, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। क्या आया, फॉल्स ट्रू ट्रू। देखो एफ स्मॉलर है 10 से, नहीं है, कंडीशन यहाँ एक फॉल्स हो गई और हमने एंड का यूज़ किया है, भले ही ये कंडीशन ट्रू हो फिर फॉल्स से आएगा आउटपुट। इसमें से ये कंडीशन फॉल्स है पर ये ट्रू है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती है तो आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है। आखिरी में भले ही ये कंडीशन में कुछ भी हो उसको अपोजिट कर देगा, और ये जो कंडीशन में लिखी थी पहले इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा था, पर हमने नॉट लगा के क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया। तीनों लॉजिकल ऑपरेटर तुमको समझ आए होंगे, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर तुम्हें समझ आए होंगे। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे ऑपरेटर की जो हम लूप्स में बहुत यूज़ करते हैं, LOOPS, लूप्स में बहुत यूज़ करते हैं, लूप्स में, लूप्स। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, एक और शाखा समझो कि निकल के आई उधर से, क्या नाम सही है, बोलो भाई क्या नाम सही है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक बात बता देता हूँ तुमको पहले ही, इसके अंदर एक पोस्ट फिक्स होता है और एक प्रीफिक्स होता है। अपन यहाँ बात करेंगे पोस्ट फिक्स के बारे में क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ वही होता है। प्रीफिक्स क्या होता है बता दूंगा, पर डेप्थ में नहीं जाने वाले उसमें, डेप्थ में ऐसे इतना है भी नहीं, पर फिर भी मैं उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताने वाला हूँ। हम पोस्ट फिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि डीएसए में सबसे ज़्यादा यूज़ ही वही होता है और लोग यूज़ भी ज़्यादा पोस्ट फिक्स ही करते हैं। ठीक है, पर फिर भी बता देता हूँ। तो देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में होता है एक तो प्लस प्लस, डिक्रीमेंट में होता है माइनस माइनस, यही होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। पहली बार देख रहे होगा तुम्हें प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बहुत ईजी है, बता देता हूँ। इंट ए इज इक्वल्स टू 3
और अगर तुमने लिख दिया ए प्लस प्लस, क्या लिख दिया ए प्लस प्लस, क्या लिख दिया ए प्लस प्लस, और तुमने फिर क्या करा बाद में ए को आउटपुट दे दिया। ए प्लस प्लस का मतलब ए प्लस वन, 3 + 1 कितना हो गया 4, तुमको आउटपुट में क्या मिलेगा 4 मिलेगा ए प्लस प्लस। अब यहीं अगर मैं ए को 2 रख दूँ और ए माइनस माइनस कर दूँ तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। सेम इसी काम करता है, यही चीज़ होती है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। c = 12 तुमने कर दिया c प्लस प्लस, एक और बार कर दिया c प्लस प्लस। तो पहले तो यहाँ पे क्या हो गया c + 1 13, 12 + 1 13 और फिर 13 + 1 14। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा 14 आएगा। सेम गोज विथ नेगेटिव डिक्रीमेंट। c = तुमने करा 14, तुमने करा c माइनस माइनस c माइनस माइनस c माइनस माइनस 13 12 11, आउटपुट क्या आया c का 11 आया। मतलब तुम समझ सकते हो उसको c माइनस माइनस को c = c माइनस 1, और इधर समझ सकते हो c = c + 1। जिस भी वेरिएबल पे लगाओगे उस पे ऐसे ही काम करेगा। ये हमारा होता है पोस्ट फिक्स वर्जन। कौन सा वर्जन होता है पोस्ट फिक्स वर्जन। और ये जो अब जो बताने वाला हूँ होता है प्रीफिक्स, वो होता है प्रीफिक्स। ये पोस्ट फिक्स था, पोस्ट फिक्स मतलब ए के बाद प्लस प्लस लगाया है, इसलिए ये क्या होता है, ये होता है पोस्ट फिक्स। क्या होता है पोस्ट फिक्स होता है। पर अगर मैं इस प्लस प्लस को आगे लगा दूँ तो ये प्रीफिक्स हो जाता है, अगर माइनस माइनस को आगे लगा दूँ तो क्या हो जाता है प्रीफिक्स हो जाता है। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ जिससे समझ आ जाएगा। मैंने लिखा system.out.println और मैंने क्या करा a = 12 और मैंने कर दिया a प्लस प्लस और उसको प्रिंट कराया। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा 13 नहीं आएगा, क्योंकि पहले वो क्या करेगा मालूम है, पहले वो 12 को प्रिंट करेगा और फिर प्लस प्लस करेगा। अब जब तुम अगली बार a को प्रिंट करोगे तो 13 आएगा। पोस्ट फिक्स का ये काम है कि पहले वो अपना काम करेगा देन उसको ऐड करेगा पोस्ट फिक्स के लिए। बताता हूँ कैसे। क्या हुआ 12 है, तुमने क्या करा उसको system.out कराते समय जब तुम उसको प्रिंट करा रहे हो तब तुमने उसको क्या करा a प्लस प्लस या 12 प्लस प्लस। तो वो आउट तो 12 को ही करने वाला है, प्लस नहीं करेगा। पहले वो 12 को आउटपुट देगा, देन उसको क्या करेगा 13 करेगा। अब जब तुम अगली बार इसको यूज़ करोगे system.out.println में तुम a को लिखोगे तब जाके वो क्या होगा 13 होगा। ये पोस्ट फिक्स में होता है। और प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में क्या होगा बताता हूँ रुको। प्रीफिक्स में क्या होगा, अरे होगा ये कि तुम अगर लिखते हो system.out.println और तुमने लिख दिया प्लस प्लस ए, तो ये क्या है भाई ये तो 12 है, ठीक है। तो 12 पिछली बार क्या हुआ कि पहले उसने 12 को प्रिंट कर दिया सीधा, पर यहाँ पे क्या होगा पहले इंक्रीमेंट होगा। पहले क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, मतलब पहले 13 बनेगा देन 13 ही क्या आएगा आउटपुट में आएगा। सेम गोज विद नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नहीं, सेम गोज विद द सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। सेम गोज विद द सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। तो होता क्या है कि इसमें भी तुम अगर माइनस माइनस आगे लगाओगे और प्रिंट कराओगे तो पहले माइनस करेगा देन तुमको आउटपुट देगा। पर अगर पोस्ट फिक्स में नेगेटिव करते तो पहले वो प्रिंट करता और फिर उसको माइनस करता, फिर अगली बार से तुमको ए के अंदर -1 वाली वैल्यू मिलती। तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फटाफट इसका कोड देखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्पेलिंग पे मत जाना, कोड देखो तुम। इंट h = 12 तुमने करा h प्लस प्लस, तुमने करा system.out.println और तुमने लिख दिया यहाँ पे h। क्या हो गई h की वैल्यू 13 हो गई, लिख देते हैं यहाँ पे। तुमने करा system.out.println और तुमने कर दिया h प्लस प्लस वापस। पर यहाँ पे वैल्यू भी 13 प्रिंट होगी और फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो गई है। अब अगर तुम इसको आउटपुट देखोगे system.out.println h, तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है 14। पर प्लस यहाँ पे कर दिया था, पर ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो पहले वैल्यू प्रिंट हुई है देन प्लस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम h माइनस माइनस की। अब माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए 13 आनी चाहिए। तो अब करते हैं हम इसके अंदर नेगेटिविटी। क्या करेंगे नेगेटिविटी। तो चलो अब देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी, देखो क्योंकि हमने 14 थी यहाँ पे, अब माइनस माइनस करा यहाँ पे 13 हो गई। अब हम करते हैं प्री और पोस्ट। क्या करेंगे प्री और पोस्ट। चलो अब पहले प्री करते हैं। माइनस माइनस h, इसका क्या आउटपुट आएगा
यहाँ पे 12 हो जाएगा क्योंकि हमने प्री करा है, डायरेक्टली माइनस करा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री, पोस्ट, 4 हो गए इसके अंदर। प्री भी हो गया, इंक्रीमेंट, पोस्ट भी हो गया, प्री डिक्रीमेंट भी हो गया और पोस्ट भी हो गया है। एक एरर है यहाँ पे, हम लगा देते हैं सेमीकोलन, नहीं लगाया यहाँ पे, सेमीकोलन लगा देते हैं, उसको रन करते हैं। देखो 13 13 देन 14 आया, देन 13 आया, देन 12 आ गया। ठीक है, समझ आया? मतलब ऐसे ही वर्क करा जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या हुआ, इसने पहले इसके अंदर माइनस करके फिर प्रिंट करा है, पर यहाँ पे तुम जब देखोगे ना प्लस प्लस में, तो उसने डायरेक्टली पहले एच को प्रिंट कराया और प्लस बाद में कराया, और फिर हमने जब एच को प्रिंट कराया तो वैल्यू बढ़ चुकी थी, पर जब प्रिंट करी उसने, जब हमने इंक्रीमेंट किया तब पोस्ट इंक्रीमेंट में उसने उसको इंक्रीमेंट करके प्रिंट नहीं करा, उसने डायरेक्टली जो थी वैल्यू वही प्रिंट करी है। ठीक है, नाउ अब देखो 2 ऑपरेटर्स और बचे हैं जो हम नहीं देखने वाले हैं, मतलब एक देखेंगे और एक नहीं देखेंगे। 2 ऑपरेटर्स कौन कौन से बचे हैं? एक बचा है टर्नरी, टर्नरी ये होता है इफ एल्स का पार्ट है, ये अपन इसको इफ एल्स में देखेंगे। और एक और बचा है वो है बिट, बिट ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर। तो जो बिट वाइज ऑपरेटर ना बिट्स पे वर्क करते हैं, और वो इतने इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, डीएसए बेसिक्स के लिए, जावा बेसिक्स के लिए। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स लाइक इस तरह के होते हैं, शिफ्टिंग के लिए होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक वैल्यू है, कोई भी एक डिजिट है, तो उसकी बिट कैसे होती है, बिट्स में कैसे होते हैं, वो बिट्स के फॉर्म में लाइक शिफ्टिंग होती है, लाइक 1 0 0 1 0। तो अगर ये कोई एक नंबर है, तो इसको अगर हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ऑपरेटर्स के थ्रू, तब हम बिट वाइज ऑपरेटर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है ऑपरेटर का। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने ऑपरेटर्स को पढ़ लिया है। तुमको डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छा अच्छा डेटा होगा जिसे तुम पढ़ सकते हो, तो प्लीज़ जाओ चेकआउट करो। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ जावा बेसिक्स फॉर डीएसए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना, तुम्हारा एक प्यारा सा कमेंट मोटिवेशन दे देगा एक नई वीडियो लॉन्च करने के लिए। तो जाओ और कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियोस नहीं आए तो मिस ना हो। ठीक है, ओके, बाय।